फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ये इंग्लिश मीडियम का पोर्शन है। इसके पहले हम हिंदी मीडियम पूरी तरह से करा लिए थे। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है। यदि एक्चुअल देखा जाए तो फार्माकोलॉजी, फार्माथेरेपेटिक्स, उस एटलीस्ट लास्ट पहुंच चुके हैं। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे और इसका एक सब्जेक्ट बचेगा जिसे हम हॉस्पिटल कहते हैं। उसके बाद पूरी तरह से हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो पोर्शन है 2024 का पेपर सोल्यूशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का पेपर सोल्यूशन 2024। यानी 2024 में पेपर देखा जाए तो कब हुआ था, लास्ट में, बट आपका पेपर इस ईयर देखा जाए तो जून के स्टार्टिंग में ही होने वाला है। ठीक है, तो इस कम्युनिटी फार्मेसी के कैसों क्या सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसमें की बात की जाए तो लगभग कितना नंबर आता है, 80 नंबर लगभग क्या। ठीक है, टाइमिंग की बात की जाए 3 घंटा। ये सब आप सिंपल चीज़ें जानते हैं, नोट वगैरह सारा। सीधे अपने मेन मुद्दे पर हम चलते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी हर एक सब्जेक्ट की तरह इसमें भी वही रहता है। सेक्शन ए रहता है टोटल 7 क्वेश्चन रहता है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है। ठीक है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता है। तो 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ, ठीक, फार्मेसी, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस सबको डिटेल में हमें कवर अप करना है। तो आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ रहा। अब क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। लिखा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, यदि आप एक रजिस्टर फार्मासिस्ट हो गए हैं, ठीक है, एक अच्छा रजिस्टर फार्मासिस्ट हो गए हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो ट्रेनिंग पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, ध्यान लिख रखा है, जीपीपी इज अ फार्मेसी प्रैक्टिस दैट रिस्पॉन्ड द नीड ऑफ पीपुल। मतलब जैसे किस पर्सन को आवश्यकता होती है उसी तरह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, को देता है। ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट हुआ, यस। ठीक है, तो यानी अपनी जो भी तुम्हारे पास उसके पास जो भी खूबियाँ, जो भी यानी सर्विस रहता है, ऑप्टिमम तथा एविडेंस केयर के साथ पेशेंट को देखभाल के लिए क्या कर देता, अपने आप को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, नोटेशन ऑफ गुड जीपीपी यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस मीन, इसका मतलब क्या होता है, मीटिंग एंड क्लियरिफाई। मतलब वो क्या कर देते हैं, इकट्ठा होते हैं और उसे क्लियरिफाई करते हैं और अपनी कमिटी से, देखो लिखा है, कमिटमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अपने बड़े बड़े सीनियर से लोग पूछते हैं कि सर ये बीमारी है तो क्या किया जाए। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर, और उसको डिस्क्राइब करते हैं एक्चुअल में उस बीमारी को किस सिद्धांत पे सही किया जाए। ये किसका उद्देश्य होता है, जीपीपी का। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। रिक्वायरमेंट ऑफ जीपी यानी जीपीपी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, इनका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट द फार्मेसी एक्टिविटी हेल्प पेशेंट थ्रू। मतलब इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, पेशेंट की देखभाल ही करना मेन उद्देश्य होता है। जैसे क्या होगा, सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट। मतलब क्या कर देते हैं, मेडिसिन को सप्लाई करते हैं, किसको, हेल्थ प्रोडक्ट, जो भी तुम्हारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट रहते हैं, जिससे किसी भी पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, ठीक है, सही किया जा सके। ठीक, द प्रोविजन, उसके बाद लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को क्या कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, लाइट रही कि नहीं तुम्हारे घर जी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, इतनी फार्मासिस्ट यानी फार्मासिस्ट का इसमें रोल क्या है। तो इसमें लिखा है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन जीपीपी आर द प्रिपेयर, ऑब्टेन, सिक्योर, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्पेंसिंग, डिस्पोज ऑफ मेडिसिन प्रोडक्ट। मतलब अब देखिए एक्चुअल में यानी जो फार्मासिस्ट रहता है क्या क्या कर सकता है, पहले दवा को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, प्रिपेयर मतलब कंपनी में जाके बनाएगा नहीं, यहाँ जो एक छोटी सी ओपीडी अथवा तुम्हारे पास वार्ड है उसमें। ऑब्टेन, ठीक है, वो प्राप्त करेगा। सिक्योर होगा कि अच्छा ये दवाइयाँ इन्हें देनी है। डिस्ट्रीब्यूशन जाके क्या कर, स्टेशन मतलब ओरल के थ्रू, किसी के थ्रू उनके अंदर डालेगा। डिस्पेंस करेगा, अब मान लेते कोई दवाइयाँ खराब हो गई, एक्सपायरी हो गई या कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसको डिस्पोज कैसे करना, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है, एक अच्छे फार्मासिस्ट की होती है।
ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ गाइडलाइन, कैसे तुम क्या करोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओगे। तो सबसे पहला तुम्हारे पास फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें जैसे परमिसेस में तुम्हारे पास क्या होगा, कोई भी चीज़ इजीली फाउंड किया जाए किसी भी जनरल पीपल के द्वारा। फर्नीचर होना चाहिए, जैसे मान लीजिए दवा को स्टोरेज करने के लिए फर्नीचर तो रखना चाहिए, रैक वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल तथा पैरेलल बॉक्स बना के, और ऐसा होना चाहिए जिसमें मॉइस्चर तथा, ठीक है, डस्ट फ्री होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए कि फ्रीजर को कैसे रखना है, रेफ्रिजरेटर, स्पाइरोमीटर स्टेथोस्कोप, वेट मशीन, ये सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, गाइडलाइन। अब इसके लिए कुछ गाइडलाइन दी गई हैं जो आपके सामने दी गई हैं। अब गाइडलाइन में क्या कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। लिखा सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइन टू बी गिवन टू ऑफ द चीफ फार्मासिस्ट। आपको चीफ फार्मासिस्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइन दी जाएगी और किसी स्टाफ के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। उसको तुम्हें फॉलो करना, जैसे प्रोक्योरमेंट करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, मतलब दवाओं को अच्छे रखने की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, ठीक। स्टोरेज इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको करना एकदम अच्छे तरीके से, ठीक। दवा का, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग करना, मतलब कोई बंदा दवा को लेके आ रहा है पर्चा को, उसको हैंडलिंग कैसे करना ये आपको सीखना है। डिस्पेंसिंग, दवा को डिस्पेंस कैसे करना ये भी आपको सीखना है, ठीक है। ये सब गाइडलाइन दी जाती है, इसी के अनुसार हमें प्रैक्टिस करना रहता है, ठीक। इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पेशेंट क्या है, कैसे है, उसकी एज क्या है, कौन कौन सी बीमारी है, हिस्ट्री पूरा डिटेल में उसको देखेंगे, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग बड़ी जरूरी है, पेशेंट काउंसलिंग से पता चल जाएगा कि एक्चुअली में डिजीज की क्या कंडीशन है, कैसे है, ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन इसकी के अंदर मिलेगी, ठीक। तो ये होगा, फिर इसी को नीचे तुम क्या कर दोगे, डिस्क्राइब कर दोगे, तब भी काम हो जाएगा, ठीक। इतना तो आपको लिखना क्या क्या रहेगा, सबसे पहले देखिए जीपीपी के बारे में लिखना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट लिखना पड़ेगा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट यहाँ से लिखना पड़ेगा, और गाइडलाइन क्या होती है इसके बारे में लिखना पड़ेगा आपके बारे में, यहाँ से थोड़ा सा गाइडलाइन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारे पास, ठीक है, तब जाके पोर्शन ख़त्म होगा, ठीक है, तब जाके पोर्शन ख़त्म होगा, ठीक। इतना चीज़ लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं अभी इन्हीं को हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, तो आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। जैसे पहले लिख रखा प्रोक्योरमेंट तथा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैसे तुम करोगे, तो इसको फार्मासिस्ट को क्या चाहिए कि अथॉरिटी तथा सप्लायर से स्पेसिमेन सिग्नेचर करा ले, पूरी अच्छे तरीके से सिग्नेचर करके रखे आराम से। बिफोर बाइंग ए प्रोडक्ट द फार्मासिस्ट शुड बी द चेक इफ़ द प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड द प्रेजेंट इन स्टॉक। मतलब फार्मासिस्ट का क्या काम होता है कि हमारे स्टॉक में कितना चीज़ है, यदि कितना चीज़ बिक गई है, कितना चीज़ हमें लाना है, और कितना चीज़ स्टॉक में है और कितना नहीं है, इस सबको मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है। ऑल द न्यू परचेज आइटम शुड बी एडेड इन इन्वेंट्री, मतलब क्या करना, कोई नई चीज़ खरीदने से पहले हमें क्या कर देना है, अपने इन्वेंट्री में चेक कर लेना है प्रॉपर, ठीक। ये होना चाहिए पहला। स्टोरेज व्यवस्था देखना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन कैसा होना चाहिए, यानी स्टोरेज मैनेजमेंट आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लेते अब दवाइयाँ हैं, ठीक है, तो दवाई को लाभ किस बैच से आया, कहाँ पर रखा है, सब कुछ कंप्यूटराइज होना चाहिए। यदि कंप्यूटर नहीं है तो आपको एक कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो मेडिकल स्टोर में सारी इन्फॉर्मेशन जानता हो। डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी प्रोडक्ट, मतलब कोई ख़राब प्रोडक्ट होगा तो उसको डिस्पोज कैसे, क्या आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन तो उसको हैंडल कैसे करोगे, हैंडलिंग एक्चुअल में कैसे करोगे उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे प्रिस्क्रिप्शन सबसे पहले कोई भी लेकर आए तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा, 2-3 चीज़ देखना पड़ेगा। आफ्टर रिसीविंग द यानी प्रिस्क्रिप्शन हमें कंफर्म क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई पर्चा लेकर आए तो ऐसे नहीं दवा दे दिया जाएगा, उसको देखा जाता कि कहाँ से लाया है, किस डॉक्टर के द्वारा लिखा गया, एक्चुअल में डेट सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो डॉक्टर का नाम हो गया, एड्रेस होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट का नाम, डोज कितना है, यानी सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर डॉक्टर, या डेट हो गई, स्ट्रक्चर फॉर पेशेंट, ठीक। ये सब कुछ देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हो गया। अब दवा को ये सब देख लिए तो दवा निकाल के उसे क्या करेंगे, अच्छे तरीके से पैक करेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, डिस्पेंसिंग बोला जाता है, ठीक है। तो डिस्पेंसिंग अच्छे से करेंगे, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से। पेशेंट का नाम, खुराक वगैरह सब चीज़ उसे देंगे, किस रूट के थ्रू खाना है, कि यानी इसे लगाना है, कि इसे यूज करना है, ये सब सारी चीज़ें उन्हें बताएंगे। इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट, उसका पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन रख लेंगे आप, जैसे पेशेंट का नाम, एड्रेस, डेट, और तुम्हारे पास बैक डेट कब आया हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रखनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारे पास पेशेंट काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। पेशेंट काउंसलिंग किस मेथड से, यानी देखो लिखा मेथड ऑफ टेकिंग इन मेडिसिन, यानी मेडिकल किसके यानी पर्पज से ले रहा है, ड्यूरेशन कब से दवा खा रहा है, फूड एवॉइड, तो मतलब खाने यानी दवा खाते समय कौन सी चीज़ें आपको एवॉइड करनी है। जैसे नहीं बोलते डॉक्टर कि अच्छा ये दवा खा रहे हो तो आपको ये एवॉइड करनी, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ये सब चीज़ें
फिर क्या दे रखा है, साइड इफेक्ट, दवा का साइड इफेक्ट क्या हो रहा है ये भी बताना पड़ेगा। फिर क्या दे रखा है, नेसेसरी प्रिकॉशन, मतलब आपको क्या कहते हैं, सावधानियाँ तो बरतनी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो आप ही के लिए दिक्कतें होंगी। ठीक, तो इतना चीज़ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, मेंशन कॉजेज द डिस्पेंसिंग एरर एंड सजेस्ट मेथड टू अवॉइड, मतलब जो तुम्हारे पास क्या होती है, डिस्पेंसिंग एरर क्या होती है, इसको कैसे तुम मिनिमाइज कर सकते हो, अवॉइड मतलब कैसे तुम कम कर सकते हो, इसका पूरा डिटेल में हमें बेवना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्पेंसिंग एरर क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो डिस्पेंसिंग एरर क्या होता है, उससे कौन सी स्ट्रेटजी लगा के हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इतना हमें बताना पड़ेगा। ठीक, क्या लिख रखा है, ठीक है, पहला दे रखा है, ये क्या हो गया, ठीक है, हाँ सही तो है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा डिस्पेंसिंग एरर। देखिए हमसे कहा रखा डिस्पेंसिंग एरर क्या होता है, कैसे कॉज होता है और कैसे इसको कम किया जाता है, इसको आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए डिस्पेंसिंग एरर क्या होता है, डिस्पेंसिंग मतलब दवाओं को पैक करना, क्या कहलाता है, डिस्पेंसिंग कहलाता। अब उसमें कोई एरर कहाँ से आता है इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आप कोई पर्चा लेकर आए, आप उसकी बात ही नहीं समझ पा रहे तो उससे एरर हो सकता है। ठीक, या डॉक्टर की हैंड राइटिंग हम नहीं समझ पाए उससे हो सकता है, या आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं उस दवा के बारे में उससे यानी एरर हो सकता है। तो कईयों कारण हो सकता है जिससे एरर हो सकता है। तो लिखा डिस्पेंसिंग एरर, डिस्पेंसिंग एरर इज ए यानी क्या लिखा, डिस्क्रेपेंसी बिटवीन द प्रिस्क्रिप्शन एंड द, ये लिखा डिस्पेंसरी। ठीक है, डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी मतलब क्या हो गया, और प्रिस्क्रिप्शन। एरर कैसे होता है, यदि एक्चुअल में देखा जाए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखा है तो पेशेंट आपके पास ला रहा है, ठीक है, पेशेंट आपके पास ला रहा है तो आप जो पर्चा तथा दवाइयाँ जो दे रहे हैं इनके बीच में जो अंतर होता है उसी को डिस्पेंसिंग एरर बोलते हैं। क्या लिखा है, द मेडिसिन यानी मेडिसिन दैट द फार्मेसी डिलीवर टू द पेशेंट, डिस्ट्रीब्यूशन टू द वार्ड, या हम क्या कहते हैं पेशेंट को देते हैं या वार्ड में देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, इनके बीच में थोड़ा सा भी कहीं अंतर रहता है तो उसी को क्या बोलते हैं, यानी मेडिसिनल एरर बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझा जाए तो हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, एक्चुअल में हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक ध्यान से आप समझिए। भाई कोई पेज नहीं है, ठीक है, देखिए एक्चुअल में हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहने का मतलब क्या होता है, ये मान लेते हैं आपकी फार्मासिस्ट की दुकान है, ठीक है, ये फार्मेसी की दुकान है और यहाँ पर मान लेते हैं सामने हॉस्पिटल है। ठीक है, सामने हॉस्पिटल है, किसी वार्ड से कोई पेशेंट अथवा पेशेंट का कोई आदमी आ रहा है। अब वो पर्चा जब लेकर आया तो पर्चे पे पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है, तो पर्चे पे जो लिख रहा है उसको आप नहीं दे रहे हैं किसी कारण, बस वो कईयों कारण हो सकता है, वो अभी नीचे देखेंगे। तो इनके बीच में जो अंतर होता है उसी को एरर बोला जाता है। कौन सी एरर, डिस्पेंसिंग एरर बोला जाता है। ठीक, तो यही परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। अब कॉज ऑफ डिस्पेंसिंग एरर, काहे एरर हो जा रहा है, ठीक है, तो आपको कईयों कारण हो सकता है। जैसे तुम्हारे पास रॉन्ग असेसमेंट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया असेसमेंट सही से है या नहीं है, मिलजुल नहीं रहे तो उससे हो सकता है। पुअर हैंड राइटिंग ऑफ प्रिस्क्राइबर, मतलब जो डॉक्टर लिखा उसकी राइटिंग बड़ी घटिया क्वालिटी की या ख़राब क्वालिटी की, तो उससे भी डिस्पेंसिंग एरर हो सकता है। पुअर नॉलेज रिगार्डिंग द ड्रग्स यूज एंड ट्रीटमेंट, मतलब जो बंदा है या लिखने वाला है या तुम्हारे पास डॉक्टर, तो डॉक्टर ठीक उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है किस उस दवा के बारे में अथवा डिजीज के बारे में या कैसे ट्रीटमेंट करना है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है बट पुअर नॉलेज है, कम अमाउंट में नॉलेज है, तो इसके कारण से भी डिस्पेंसिंग एरर हो सकता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, लिख रखा है इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ, ठीक है, यानी यूज ऑफ एवेशन, मतलब आप बेफालतुओं में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो सकता है लासा एलाइक एंड साउंड एलाइक, जिसे हम क्या बोलते हैं, लासा ड्रग्स बोलते हैं। लासा मतलब कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं जिसके नाम मिलते जुलते हैं, क्या होते हैं, नाम मिलते जुलते हैं, उसके कारण से आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। ठीक है, पुअर हैंड राइटिंग, हाँ यदि किसी की पुअर हैंड राइटिंग रहेगी, लिखा होगा देखो पुअर हैंड राइटिंग रहेगी तो उससे भी दिक्कतें हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा है यानी लुक ए लाइक एंड साउंड लाइक, जो सबसे इम्पोर्टेंट दवा है। अभी हम ट्रेनिंग कर रहे थे जब, ठीक है, ट्रेनिंग कर रहे तो हमारे दूसरे सेंटर पे, ठीक है, नहीं होते नए नए लोग जाते हैं, ठीक है, तो वो डिस्कम्सिंग यानी जहाँ दवा बढ़ती है वहाँ रख देते गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे। तब वो सोचो मेट्रोजिल 400 लिखा था, मेटफॉर्मिन 500 दे दिया, तो मतलब वो सही से समझ नहीं पाया। तो मतलब देखा जाए तो क्या होगा, नाम सुनने मेटफॉर्मिन मेट्रोजिल बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। तो डॉक्टर यानी जो हमारे पास फार्मासिस्ट होते कि चाहे अक्षर पहचानते कि अच्छा इसमें DSR है तो ये हमें देना है। ठीक, तो वही चीज़ें क्या होगा देख के अब तुम सोचो जब वो मेटफॉर्मिन दे दिए तो बंदा
दिक्कतें थी, ठीक है, तो उससे दिक्कतें थी तब वो मेटफॉर्मिन दे दिए भाई। तब उसके बाद अगले दिन जब वो दिक्कत हो गई ज़्यादा, ठीक है, हाँ एग्जाम्पल एसाइक्लोवेन, हाँ एसाइक्लोफेनेक हो जाएगा और एसिलॉक हो जाएगा, इससे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अब उसमें जो तुम्हारे पास दिक्कतें थी, ठीक है, तो दोनों में मेटफॉर्मिन और मेट्रोजिल में, अब तुम सोचो खतरनाक पेशेंट एकदम से बीमार पड़ गया, फट्ठा लेके पूरा हॉस्पिटल घेर लिए, ठीक है। तो इसीलिए जब दवाइयाँ न समझ में आए स्टार्टिंग में, चाहे जहाँ चाहे मेडिकल स्टोर पे आप काम करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो यदि दवा न समझ में आए तो सीनियर तथा बड़े से पूछिए, यदि न समझ में आए तो बोल दीजिए हम नहीं दे पाएंगे। तो ये करना आपके लिए कंपलसरी रहता भाई, ठीक है। तो ये हो जाएंगे यहाँ से। सिमिलर पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ द डिफरेंट ड्रग्स, मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके पैकेजिंग सिमिलर होती है, लेबलिंग भी डिफरेंट, ठीक है, लेबलिंग डिफरेंट होती, पैकेजिंग क्या होती है, सिमिलर होती, तो उससे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, दूसरी दवाइयाँ दे सकते हैं। इनकरेक्ट लेबलिंग यानी लिखा इनकरेक्ट लेबलिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जैसे डब्बे के ऊपर कुछ लिखा कि ये दवाइयाँ, उसके अंदर कोई दूसरी दवाइयाँ, इसके कारण से भी आपको डिस्पेंसिंग एरर हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी को दवाइयाँ दें तो आप पूरी सावधानी पूर्वक आप देने, तो आप ही के लिए दिक्कतें हो सकती है, ठीक है, ठीक, पेशेंट के लिए भी हो सकती है, आपके दुकान के लिए भी हो सकती है। मिस अंडरस्टैंडिंग डेली, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण से आपको एरर हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया। अब कुछ यहाँ कॉमन टर्म है जो तुम्हारे पास यूज की जाती है, मान लेते हैं आपको ये कॉमन टर्म नहीं पता है, ठीक है, कॉमन टर्म नहीं पता है तो कैसे हो सके, कैसे एक्चुअल में तुम उससे मैनेज करोगे। तो इसके लिए मेडिकल स्टोर पे कुछ कॉमन टर्म होते हैं, जैसे ओडी लिखा रहे तो क्या हो जाएगा, वंस ए डे, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वंस ए डे, मतलब दिन में केवल आपको एक बार लेना है, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, टू ट्विंस ए डे, मतलब दिन में केवल और केवल दो बार लेना, जिसे सुबह शाम बोलते हैं। टीडीएस मतलब क्या होगा, 3, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा 3 इन डे, मतलब 3 इन डे मतलब क्या होगा, दिन में एक ओडी वंस ए डे होता है। चलिए गजब भाई। अब 3 डी में तो क्वार्टर मतलब क्या होगा, 4 बार आपको लेना है, मतलब दवाइयों को कितनी बार लेना है, 4 बार लेना। ओएम मतलब क्या होगा, दवा आपको मॉर्निंग में लेना, क्या लेना है, दवा आपको मॉर्निंग में लेना है। ओएन मतलब क्या होगा, यानी तुम्हें नाइट में लेना, किस में लेना है, नाइट में दवा लेना है। अब यस से ओ यस मतलब क्या होगा, एज नीड, जब आपको ज़रूरत रहेगी, जैसे हमारे दर्द की दवाइयाँ हो गई, जब ज़रूरत रही तब आप लेंगे। एक स्टार्टेड, ये पीसी, ये 2-3 चीज़ें हैं, इस टर्मोलॉजी को हम और डिस्क्राइब कर देंगे यहाँ से, ठीक है, ठीक। आप ये टर्मोलॉजी को आप समझेंगे, ये सब टर्मोलॉजी को जब समझेंगे ना, ठीक है, ये जब टर्मोलॉजी को समझेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जल्दी रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो ये सब समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास क्या दे रखा है, स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर, मतलब हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे हम डिस्पेंसिंग एरर को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए कई तुम्हारे कम कर सकते हो। पहला, इंश्योर करेक्ट एंट्री ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब पहले इंश्योर करिए कि जो पर्चा आया हुआ है इस पर सब कुछ एंट्री सही से है या नहीं, ये सब चाहे अपने या अपने सीनियर से इसे पता करिए। वेइंग केयरफुल अबाउट द लासा ड्रग्स, मतलब जो तुम्हारे पास लासा ड्रग्स है उससे आपको सबसे पहले सावधान होना है कि मिलते जुलते नाम रहे तो गड़बड़ा न जाए भाई, ठीक, दिक्कतें हो जाएंगी, तो उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। लिखा नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा वेइंग यूजफुल विथ द डेसिमल पॉइंट एंड जीरो तथा एबॉर्शन यानी एब्जॉर्बेशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, ठीक, ऐसी होती है, जैसे मान लेते तुम्हारे पास क्या लिखा रहे, जैसे मान लेते कोई दवा रहे, मान लेते XYZ कुछ भी रहे, ठीक। अब मान लेते हो जो तुम्हारे पास 0.20 mg रहे या तुम्हारे पास 20 mg रहे, तो अब देखा जाए तो पॉइंट यहाँ पर लगा हो तो ये बहुत कम mg का है, कि ये बहुत कम mg का पॉइंट इधर, इसमें पॉइंट लगवा नहीं किया है तो इधर तुम्हारे पास ये ज़्यादा mg का, तो इससे कन्फ्यूजन ना हो, जीरो वगैरह को देखना चाहिए, ठीक है, जीरो वगैरह का देख कर हमें दवा देना चाहिए। जैसे मान लेते अभी कोई सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है, तो इस सब को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ठीक है, आपको थोड़ा सा क्या डेसिमल को आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, इससे भी हम डिस्पेंसिंग एरर को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनिए। फिर रिड्यूस डिस्ट्रक्शन, मतलब आप ऐसे एरिया में रह रही है कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं होकर 3 दवाइयों का मिक्स कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक पर्चा आप लीजिए तो उस पूरे पर्चे को क्लियर कर दीजिए जब तक उसका पेमेंट न हो जाता, दवा हुआ सब देखिए तब। रिड्यूज स्टेट, यदि दवाइयाँ देते समय अपने आप को क्या करना, स्टेज में नहीं रखना कि अरे घबरा गई ना, कैसे आ गई लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। बैलेंसिंग हेवी वर्कलोड, मतलब क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा बंदा जो लंबे समय तक 12-12 घंटा ड्यूटी कर
क्योंकि ये सब रिस्की वाला चीज़ें हैं, तो इनको लगभग एटलीस्ट देखा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी ड्यूटी 8 घंटा सफिशियंट है। बट प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो जनबा कर रहे हैं, सुबह जाइबा तो शाम के आइबा, ठीक है, ये होता है। स्टोरेज ड्रग्स प्रॉपरली दवा करने जा रहे हैं तो ये सब का बात तो ध्यान रखेंगे कि जो दवा जहाँ से निकाले वहीं पर आपको रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। स्टोरेज ड्रग्स प्रॉपरली होना चाहिए। लिखा केयरफुल चेकिंग ऑल प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी तुम्हारे पास प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चा है उसको पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से चेक करना पड़ेगा। स्टोरिंग ड्रग्स प्रॉपरली सेपरेट पैकेजिंग, मतलब क्या करना पड़ेगा, स्टोरिंग ड्रग्स प्रॉपरली सेपरेटिंग पैकेज, और उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, यदि दवा आप दे रहे हैं, ठीक है, दवा आप दे रहे हैं जो, ठीक है, दवा करिए, तीसरा पैकेट अलग करिए, ऐसे जब उनको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नहीं तो मान लो दवा पैक करके दे दिए, 4 दवाई डाल दी है इसी में, ला सुबह खा लिया शाम खा लिया ऐसे, या मार्कर वगैरह से आप टिक मार दीजिए, तो ये सब करना कंपलसरी है भाई, ठीक। तो इससे हम डिस्पेंसिंग एरर को कम कर सकते हैं। तो ये आपका सामने क्वेश्चन रहा, दूसरे का फुल आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, इसके स्टडी रिक्वायर द ओवरकम, मतलब क्या कह रखा, बैरियर, पेशेंट जो तुम्हारे बैरियर होता है उसको तुम इफेक्ट कैसे कर सकते हो, और एक्चुअल में देखा जाए उसको कैसे कम कर सकते हो, इसको पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए तुम्हारे पास जैसे पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं, उसके दौरान उसको कम कैसे किया जा सकता है, इसको भी आपको पूरा डिटेल में, ठीक है, ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि 2023 में ये क्वेश्चन एटलीस्ट पूछा गया था, 2024 में भी देखिए पूछ लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रखा, पहला लिख रखा बैरियर टू इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग। आप समझते हैं कौन कौन से ऐसे बैरियर हैं, तो लिखा दीज फैक्टर, मतलब बहुत सारे तुम्हारे पास थिंग्स अथवा फैक्टर होते हैं, डिक्रीज द इफेक्टिव ऑफ काउंसलिंग काल तुम्हारे पास बैरियर ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग। सिंपल से समझिए, पेशेंट काउंसलिंग में जो भी बैरियर आता है, जैसे पेशेंट का कोई नाम वगैरह लिख रहे हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, या पेशेंट के पास उसके पास नॉलेज नहीं है, में से पेशेंट का मेंटल हेल्थ खराब है, तो उसके बारे में जो जानकारी आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रही, तो वो जो रुकावट आती है उसी को बैरियर बोला जाता है, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग में जो भी इफेक्ट करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बैरियर टू इफेक्ट पेशेंट काउंसलिंग बोला जाता है, ठीक। देयर आर द 3 टाइप ऑफ बैरियर आर फॉलोइंग, मतलब 3 तरह के बैरियर हैं। सबसे पहले लिखा फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर, दूसरा पेशेंट रिलेटेड बैरियर, तीसरा आपका सिस्टम रिलेटेड बैरियर। अब फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर क्या हो सकता है कि फार्मासिस्ट सही से बात नहीं कर पा रहा है, तो कईयों कारण से हो सकता है, पेशेंट में कोई दिक्कत है या हॉस्पिटलों में दिक्कत है, तो ये तीनों के कारण से बैरियर में पेशेंट काउंसलिंग की रुकावट हो सकती है। तो इसमें एक एक करके हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या लिख रखा है, फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर। फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये तुम्हारे पास क्या लिखा, फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर क्या होता है। अब देखिए मान लेते पेशेंट काउंसलिंग करने फार्मासिस्ट जा रहा है, तो लॉक ऑफ नॉलेज अबाउट पेशेंट के बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं है, ठीक। जैसे मान लेते वार्ड में जाएँ तो बोल दिया जाता ना कि ठीक है, इस ये जो तुम्हारे पास है, ठीक है, जैसे नंबर होता है ना कि 1 नंबर बेड पे, 2 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, तो उसके बारे में कुछ जानकारी है ना, हर जगह पेशेंट पूछेगा भाई तुम्हारा काउंसलिंग करे, भाई तुम्हारा काउंसलिंग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। पेशेंट के बारे में नॉलेज नहीं है, लिखा लॉक ऑफ नॉलेज अबाउट द पेशेंट डिजीज कंडीशन, मतलब जो पेशेंट की कंडीशन, बीमारी की जो कंडीशन है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज उसको नहीं है, तो इसके कारण से भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा बीमारी के बारे में तो कैसे आप ट्रीट कर पाएंगे, तो पहले जरूरी होना चाहिए नॉलेज अच्छे इसी एकदम से दमदार बोलिए, ठीक है, जिगरा लेके, ठीक है, क्योंकि ये सब जिगरा वाला काम है भाई, ठीक है। एज डिफरेंस ओल्ड तथा एडल्ट, एज डिफरेंस क्या होगा, कोई बंदा बहुत एडल्ट है, ठीक है, या बहुत बूढ़ा है, सही से आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है, या आप कोई डॉक्टर से ले रहे हैं कोई सलाह, तो आपसे बहुत सीनियर आप डर डर के बात कर रहे हैं, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बैरियर आ सकता है। रिलीजन बैरियर मतलब धर्म से हो सकता है, बट एक्चुअल में धर्म एक मायने नहीं रखता, क्यों, क्योंकि डॉक्टर ये ऐसा बंदा होता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रहे, ठीक है, उसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक, उन्हें ठीक करना,
ठीक है। लैंग्वेज डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है। लैंग्वेज डिफरेंस मतलब पेशेंट बोल रहा है कुछ और, समझ रहे हैं कुछ और। मान लेते आप क्या कर रहे हैं, रसिया से पढ़ के आ गए, अब पेशेंट यहाँ भोजपुरी बोल रहा, अरे बाबू पेट झरता हो, तो तुम समझ ही नहीं पाओ तेरा पेट झरता कह कहा जाला, तो उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहाँ का लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अभी तुम्हारे पास एक कतर में एक लड़की थी, अपने यहाँ से गई थी, ठीक है, वो काम कर रही थी नर्सिंग का, किसी बच्चे को इंजेक्शन लगा दी थी, ठीक है, वो उसकी डेथ हो गई। तब तुम सोचो वहाँ का रूल बड़ी खतरनाक है, तुरंत उन्हें हफ्ते दिन के अंदर फांसी दे दिया गया। भाषा वसा नहीं समझ पाई होगी उसका, तो दूसरा इंजेक्शन लगा देगी होगी, तो उससे भाषा का डिफरेंस जो तुम्हारे पास था वो भी बहुत दिक्कत करता है। बट इंडिया में कहा 10 जनी मारदा कोनो टेंशन है। अब पेपर में आए तरीके, गैस लीक हो गई, लालाई हो गई, लाल ऑक्सीजन की कमी हो गई, लाल हाई नाइक हो गई, हाउ नहीं हो गई, मतलब बस काम खत्म, मतलब कुछ भी रूल है वहाँ पर खतरनाक रूल आई, ठीक है। तो लैंग्वेज डिफरेंस बड़ी बैरियर पैदा करता है। लिखा ला जाके अच्छे तरीके से प्यार से हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखे भाई, ठीक है, तुम सोचो सीनियर डॉक्टर बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं पेशेंट के पास जाकर आराम से पूछते हैं, उनको समय देते हैं, जैसे वार्ड में नहीं घूमने जाते हैं तो समय देते हैं प्रॉपर, उनसे सारी बातचीत करते हैं, ये ज़रूरी होता है। लॉ का प्रॉपर ट्रेनिंग एंड टाइमिंग, मतलब क्या कहते हैं, आपको ट्रेनिंग भी पूरा करना है कि नहीं, 90 दिन का बाद 2 दिन गईली 4 दिन छुट्टी, 2 दिन गईली 4 दिन छुट्टी, गईली मोबाइल चलो लिए चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर रहिए पूरी मन तन धन से काम करिए, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। और यानी टाइमिंग आप नहीं से प्रॉपर कर पाएँ तो उससे भी आपको क्या हो सकता है, ठीक है, बैरियर हो सकता है पेशेंट काउंसलिंग में। लिखा पेशेंट रिलेटेड बैरियर, अब पेशेंट के कारण से भी बैरियर आ सकता है पेशेंट काउंसलिंग में। जैसे लिखा लॉक ऑफ ट्रस्ट, मतलब वो बंदा पेशेंट जो पेशेंट है डॉक्टर तथा फार्मासिस्ट पे विश्वास से नहीं कर रहा, तो इससे हो सकता है। याद रखना विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी देखेंगे किसी को डॉक्टर किसी आदमी को सुने होंगे, अरे ओकरे के यहाँ दवाई ले ली फिटिया गई हो, वही दवा कोई दूसरा बंदा दिया तो नहीं फिटिया है। अब मान लीजिए तुम ब्रांड दवा दोगे नहीं ठीक होगा, तब भी कहेगा यार घटिया क्वालिटी दवा दे दिया। अब कोई बंदा जेनरिक ही दवाई उठा के दे देगा उसी कैटेगरी की, और हूबहू सेम टू सेम वही दूसरी कंपनी दे देगा और ये काम कर जाएगा, तो उस पर विश्वास कर लिया है वो, तो ये भी बहुत मायने रखता है। लॉक ऑफ मोटिवेशन, उसके अंदर मोटिवेशन एक ने भैया अब हम मर रही वाला बाटी ठीक नहीं हो, तो ये भी हो सकता है। पुअर लिसनिंग, पेशेंट सही से सुन नहीं पा रहा आपकी बातें या हम उसकी बातें, दिक्कत हो सकती है। लॉक ऑफ टाइम, टाइम उसके पास पेशेंट के पास नहीं है। इमोशन, ठीक है, इमोशन भी हो सकता है। लॉक ऑफ हॉनेस्टी, हॉनेस्टी मतलब क्या होता है, उसके पास ईमानदारी है या नहीं, कि जो बीमारी एक्चुअल में सब कुछ बताना चाहिए हो तो सही से बता नहीं पा रहा, छिपा रहा है बीमारियों को, तो उससे हो सकता है। लिखा है इरिटेशन ऑफ पेशेंट एबव द डॉक्टर, मतलब जो ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर के सामने इरिटेशन अपने आप को इरिटेट करते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा वैसा समझते हैं, तो उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं। फाइनेंशियल बैरियर, जो सबसे ज़्यादा गरीब आदमी के लिए होती, तुम सोच सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे आदमी होते, तुम सोचो जब कोई बीमार पड़ जाता पेरेंट में या घर वाले में, घरों में कोई बीमार पड़ जाता है और अपनी आंखों से हम देखें भाई, उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है, ठीक लेकर आ पाए, वही सरकारी दवाइयाँ जो जेनरिक चल रही है उसी को चला चला किसी तरह से मैनेज करके टाइम लंबे समय तक खींचते हैं, ठीक। तुम सोचो ये कंडीशन आ जाती है, कितने का सुने गांव में पैसा नहीं रहा, दवाई नहीं करा, बोले मर गए, सब गांव में होता भाई, ठीक। इसीलिए इतनी ईमानदारी से काम करिए, ठीक है, इतना पैसा कमाइए कि मस्त ही रहिए, ठीक। पेशेंट रिलेटेड बैरियर। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, तुम्हारे पास सिस्टम रिलेटेड बैरियर। सिस्टम रिलेटेड बैरियर भी हो सकता है, जैसे तुम्हारे पास लिखा है लॉक ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी, मतलब उस सिस्टम के अंतर्गत, मतलब सिस्टम मतलब हॉस्पिटल में काम, अब वहाँ पर फार्मासिस्ट है ही नहीं है, तो कोई चीज़ नोट करने वाला सब मेंटेन करने वाला को है ही नहीं, तो दिक्कत हो सकती है। पुअर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की व्यवस्था खराब है फार्मासिस्ट और फिजिशियन के बीच में। मेडिसिन को सही समय से समझ नहीं पाना, मेडिसिन कैसे कितने टाइम लेना है, हाँ उसके कारण से भी हो सकता है, ठीक है, ठीक। लिखा नॉन एक्सेसिव एंड फुल, यानी फुल मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, मतलब क्या, कोई सिस्टम कहीं भी डॉक्टर पे जाइए तो डॉक्टर का पहले मेन उद्देश्य तथा सिस्टम का मेन उद्देश्य होता पूरा नॉलेज रखना पेशेंट के बारे में, भाई कौन सी बीमारी है, कितने दिन से आप दवाई आ रहे हैं कि आप ठीक नहीं हो रहे, पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह सारा देखेंगे कि कोई ऐसी बीमारी थोड़ी ना कोई जेनेटिक आ रही है। लॉक ऑफ प्राइवेसी इन कमेटी फार्मेसी, मतलब प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है ये नहीं है, मतलब वो कह रहा है जैसे एक्चुअल में होना चाहिए, देखिए सेपरेट रूम होना चाहिए, मतलब ये बैठका होना चाहिए, ठीक है, यानी रेस्टिंग रूम होना चाहिए, और यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, केबिन है तो एक केबिन, 2 केबिन अलग अलग, एक केबिन में एक डॉक्टर रहे, तो यहाँ पर जो भी फार्मासिस्ट तथा नर्सेस आपको लेकर जाए और यहाँ पर आपको कुर्सी बैठा दे तो वो बाहर खड़ा रहेगी, यहाँ पर केवल डॉक्टर रहें आप रहें, 2 ही लोग रहेंगे, तो आप ना, ठीक है, प्राइवेसी एकदम मस्त बनी रहेगी, तो जो भी आपके पास बेहिचक अपना कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहीं पर 20 आदमी खड़ा रहे, कोई गुप्त रोग रहे
ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। मान लेते हैं आपका क्या बोलेंगे, ठीक है आपको ये दिक्कतें हैं, ठीक है, या कोई पाइल्स की प्रॉब्लम है यानी बवासीर की प्रॉब्लम है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे, आप लजाएंगे, तो उससे भी ठीक है सिस्टम बैरियर के अंतर्गत बहुत सारी कामें खराब हो सकती है, तो इसीलिए दिक्कतें हो सकती है। देखिए याद रखना, बीमारियाँ कभी भी छिपानी नहीं चाहिए, उसे यदि अपने हिसाब से हो तो ठीक कर लीजिए, नहीं तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा आपके लिए। तो लिखा लॉक ऑफ प्राइवेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी, इससे दिक्कतें हो सकती हैं। फिर क्या दे रखा है, स्ट्रेटजी टू ओवरकम बैरियर, मतलब बहुत सारे क्या कर सकते हैं, अब क्या हम लगाएं कि बैरियर को कम कर सकते हैं। पहले लिख रखा है नोनिंग, लिखा तुम्हारे पास क्या होगा, हमें पर्पज को जानना है कि किस पर्पज के लिए ये तुम्हारे पास हो रहा है, उस पर्पज को जानना। अंडरस्टैंडिंग द फिजिशियन तथा फिजिकल ह्यूमन तथा इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन, मतलब जो ह्यूमन है उसका फिजिकल तथा इन्वायरमेंटल सब कुछ सही है कि नहीं, ये सब हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। बीइंग गुड लिसन, मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे पेशेंट और ठीक है डॉक्टर अथवा फार्मासिस्ट के बीच में लिसनिंग बड़ी कंपलसरी है। अब बतिए नहीं सही सुन पाएंगे तो कैसे पेशेंट की काउंसलिंग कर पाएंगे, तो ये सुनना बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए देखिए कि कोई हॉस्पिटल पे देखेंगे वो माइक लगा होता है, थोड़ा सा बोले तो उसे ऊंची आवाज़ में सुनाई देगा, ठीक है। लिखा तुम्हारे पास टाइलर लैंग्वेज टू रिसीवर, मतलब ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए कि जैसे टॉकी वॉकी टॉकी नहीं होता है कि फ़ोन से ही सब काम हो जाए, या ऐसा लैंग्वेज जो ईजी से ईजी या तुम्हारे पास कन्वर्ट कर दे। जेनरिक मेडिसिन बेचना चाहिए या नहीं, दोनों बेच सकते हैं भाई, पेटेंट दवा से आप कितना कमा लेंगे भाई, ठीक है। पेटेंट जेनरिक दवाइयाँ मेंटेन करती है आपकी फाइनेंस को, मेडिकल स्टोर को, ठीक है, जितने भी बंदे रहते हैं उनकी सैलरी वगैरह को, ठीक है, बेचना ही चाहिए भाई, ठीक है। मगर ऐसा नहीं कि एकदम से सब जेनरिक पर चला दें, जैसे हमारे 4 दवाइयाँ हैं तो 2 दवाइयाँ आप पेटेंट रखिए, 2 दवाइयाँ जो तुम्हारे मेन दवाई उसे पेटेंट कर दो, जो नॉर्मल है तो उसे जेनरिक दे दो, तो उसी से तो आपका पैसा निकलेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट में यूजिंग पिक्टोग्राम का पिक्चर का प्रयोग करिए जिससे पेशेंट काउंसलिंग में बैरियर न आए, ठीक है। जैसे नहीं दवाइयों पे देखा तो लीवर टॉनिक, तो लीवर छाप देते हैं, तो होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज मेंटेन होना चाहिए। इफेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए चाहे डॉक्टर हो तो वो पेशेंट बताए, पेशेंट का क्वेश्चन डॉक्टर बताए, तो इससे तुम्हारे पास दोनों का काम होगा आराम से, ठीक। चौथा नंबर, डिस्कस द काउंसलिंग पॉइंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, मतलब पेशेंट काउंसलिंग बताना पड़ेगा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 35 पेशेंट काउंसलिंग बताना पड़ेगा किसके बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हम रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लेते हैं, फिर इसकी ये पॉइंट फिर पेशेंट काउंसलिंग आपको अच्छे तरीके से लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इतना लिखने के बाद रोल ऑफ फार्मासिस्ट लिखेंगे, एक्चुअल में फार्मेसी में क्या उनका रोल है। तो सबसे पहले टीबी देखा जाए, टीबी की देखा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में छींकने, ठीक, या किसी अन्य कारण। प्राइमरी सीन इन द लंग्स, सबसे ज़्यादा लंग्स को इफेक्ट करता है। इसका जो तुम्हारे पास काजेटिव एजेंट होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसे हम एमटीबी के नाम से जानते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट में क्या क्या चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल, बिना दवाओं कैसे सही कर सकते हैं आप, बोलेंगे आपको कहाँ करना पड़ेगा, टू स्टे एट होम यानी आइसोलेशन रूम, मतलब आपको घर के अंदर बैठना है और एक सेपरेट आइसोलेशन रूम होना चाहिए। शुड वीक यानी क्या वियर है ये तुम्हारे पास, वियर मतलब पहनना, ठीक है। लिखा वी शुड वियर मास्क वाइलिंग गोइंग आउटसाइड द पब्लिक प्लेस, मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है। पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर वहाँ पर मास्क लगा के रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको भी एलर्जी हो सकती है या दूसरे पर्सन को आप फैला सकते हैं, ठीक है। कवर माउथ ये नोज डूरिंग द स्नीजिंग, मतलब छींकते समय अपने मुंह तथा नाक को आपको क्या करना पड़ेगा, बंद रखना पड़ेगा। डॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, मतलब ऐसी थेरेपी होना चाहिए जिसमें कॉम्बिनेशन दवाइयाँ दी जाती है जो क्विक रिस्पांस करें, ठीक है। इसमें यानी डॉट थेरेपी का प्रयोग किया जाता है, इसमें दो दवाइयाँ होती है जो कॉम्बिनेशन में आती हैं, जैसे AKT3, अभी नेट पर सर्च आप कर सकते हैं, AKT3 हो जाएगा, AKT4 हो जाएगा, AKT2 हो जाएगा, मतलब 4 अभियान चलाया जाता है। यदि टीबी की आप दवा देंगे तो उस पेशेंट की पूरा फिल इन्फॉर्मेशन आप नोट करेंगे कॉपी में, वो सरकार को ब्यौरा देना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया।
प्रॉपर क्लिनिकल यानी क्लिनिक टेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको क्लिनिकल टेस्ट करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। फार्माकोलॉजी में देखा जाए तो प्रॉपर एक्सरे करना पड़ेगा, ठीक है। फार्माकोलॉजी मतलब दवा के द्वारा प्रॉपर एक्सरे करेंगे, एक्सरे वो भी चेस्ट का किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि एक्चुअल में टीबी इनके लंग्स में कितना स्टेज तक हो चुकी है, ठीक, क्योंकि लंग्स को इफेक्ट करते हैं। दवाइयाँ में आइसोनियाजाइड का प्रयोग करते हैं, रिफाम्पापिन यानी रिफाम्पिन का प्रयोग करते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इथाम्ब्यूटाल का प्रयोग करते हैं, पैराजीमाइड का करते हैं। तो ये दवाइयाँ थी, इसके बारे में हम क्या कर देते हैं, पूरा नॉलेज रखते हैं, ठीक। तो ये हो गया इन सब चीज़ के बारे में, ठीक, एकदम डिटेल में। अब क्या लिख रखा है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट काउंसलिंग क्या लिखेंगे, पेशेंट काउंसलिंग के लिए फार्मासिस्ट का रोल एक्चुअल में क्या होता है, उतना लिखने के बाद आपको ये टॉपिक लिखना पड़ेगा। देखिए, यदि आप इसमें ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट का रोल इसमें क्या होता है। सबसे पहले देखिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, मतलब उस पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि यानी कितने दिन से दवा खा रहा है, हिस्ट्री वगैरह सारा डिटेल में देखना पड़ेगा। काउंसलर की तरह उन्हें काम करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा कि इस एरिया में कितने हैं, यानी कि कौन लोग हैं जो हमारे यहाँ से दवाइयाँ ले जा रहे हैं। पेशेंट हेल्पर, पेशेंट की पूरी तरह से क्या करेंगे, आप मदद करेंगे। यानी लिखा मेडिकल इंटरव्यूअर, मतलब कोई पूछेगा भाई कि सरकार की तरफ से या कोई कमेटी अथॉरिटी की यानी इस तरफ से, तब पूछेगा भाई ये टीबी की दवा कौन कितना ले जा रहा है, कितने समय से ले जा रहा है, तो सरकार के द्वारा योजना चलाई गई, उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब क्या हो गया, आपको दवा के द्वारा उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये फार्मासिस्ट का रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है हेल्थ प्रमोटर, ठीक है। ऐसा तुम्हें होना चाहिए जिससे हेल्थ से प्रमोशन मिल सके, मतलब हेल्थ को प्रमोट करेंगे तो जल्दी जल्दी रिकवर करेगा, ठीक है। हाँ, ये जो तुम्हारे पास बता रहे AKT3 का तुम्हारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। AKT3 में 3 दवा आइसोनियाजाइड, रिफाम्पासिन तथा पैराजामाइड होता है, ठीक। तो ये देखा जाता है AKT3 जो दवाइयाँ होती है उसमें पाया जाता है। ड्रग्स एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे पास ऐसी दवा होना चाहिए जो एग्जैक्ट काम करे अपने में अच्छे तरीके से, ठीक। तो ये रोल आप फार्मासिस्ट का होना चाहिए, फार्मासिस्ट का ये रोल होना चाहिए जिससे आप मैनेज कर सकें आराम से, ठीक। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, अब इधर थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे भाई, ठीक। अब क्या लिख रखा 5वां नंबर, एक्सप्लेन अबाउट द, तुम्हारे पास एक्सप्लेन अबाउट द सोशल इकोनॉमी फैक्टर विद द मेडिकल अधरेंस, ठीक है, आफ्टर, ठीक, ये अफेक्ट द मेडिकल अधरेंस के बारे में बताना पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो मेडिकल अधरेंस को क्या कर सकते हैं, ठीक, इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसको आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेडिकल अधरेंस क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जिसको इफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में पूरा, फिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी लगाया जाए जिससे उसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है जी, ठीक है, इसको हम कौन कौन से, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो आपके सामने ये लिख रखा है मेडिकल अधरेंस के बारे में। मेडिकल अधरेंस मतलब क्या होगा, दवा का अनुपालन करना, क्या कहलाता है, मेडिकल अधरेंस कहलाता है। दवा का अनुपालन करना ही क्या कहलाता है, मेडिकल अधरेंस कहलाता है। तो क्या लिख रखा है, मेडिकेशन अथवा पेशेंट अधरेंस मीन ऑफ द करेक्ट फॉलोइंग ऑफ मेडिसिन एडवाइज बाय द पेशेंट, मतलब क्या कह रखा है, एडवाइज बाय द पेशेंट। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे डॉक्टर आपको बोले कि ये दवा इसके द्वारा खाना, तो उसको प्रॉपर करेक्ट वे में ही फॉलो करना। जैसे डॉक्टर बोलेगा कि सुबह शाम खाना और टाइम टाइम से दवा खाना, इसके साथ ये चीज़ आपको सावधानियाँ बरतनी है, तो वो जो सावधानियाँ बरत रहे हैं उसी को मेडिकल अधरेंस बोला जाता है, ठीक। अधरेंस में आल्सो, ठीक, आल्सो रिफर टू यूज ऑफ द सर्जिकल अप्लियंस, मतलब सर्जिकल अप्लियंस भी हो सकता है। दवा को कैसे स्टॉकिंग करना ये भी हो सकता है। क्रोनिक वार्ड केयर, मतलब कहीं घाव तगड़ा लग गया तो उसको केयर कैसे करना ये भी हो सकता है। सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब अपने द्वारा यदि आप खुद दवाइयाँ कर रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियाँ बरतेंगे ये हो सकता है। फिजियोथेरेपी, इसका साइज, मतलब आपको जैसे पैर में चोट लगती है तो कहते हैं ना इसका साइज बता दीजिए, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक, ऐसे ऐसे करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो वही अनुपालन कि दवा को कैसे स्टॉक करेंगे, स्टॉकिंग बहुत जरूरी, नहीं तो दवा दे दे डॉक्टर खोल के ताखा में रख दिलाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बंद डब्बे में सब दवाइयाँ आपकी होनी चाहिए। क्रोनिक वार्ड केयर, मतलब आपको यदि कहीं घाव लग गया तो उसे प्रॉपर साफ सफाई रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आप मेडिकल स्टोर पर नहीं, जैसे हॉस्पिटल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो डॉक्टर बोलेगा अपने छोटे से किसी एरिया में उसको साफ सफाई करवाते रहना, ड्रेसिंग करवाते रहना, पट्टी करवाते रहना। अब बतिये नहीं मानेंगे तब वो दिक्कत हो सकती है, तो उसे नॉन अधरेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। सेल्फ डायरेक्टर, मतलब अपने खुद से ही क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं।
फिजियोथेरेपी इसका साइज, मतलब नॉर्मल देखा जाए तो फिजियोथेरेपी इसका साइज आप कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास मेडिकल अधेरेंस के बारे में है। हम नॉन में अधेरेंस तो तुम्हारे पास क्या, जो अनुपालन नहीं करता, भौतिक चिकित्सा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यानी मेडिकेशन नॉन अधेरेंस, मतलब आप दवा का पालन नहीं कर पाते, फेल हो जाते थे। लिखा नॉन अधेरेंस मतलब नॉन रिजल्टिंग इन ट्रीटमेंट देन द एक्सपर्ट, मतलब कहने का मतलब जो एक्सपर्ट आपसे कह रहे हैं तो वो आप सही से नहीं कर पा रहे, उनका पालन नहीं कर पाते, तो नॉन अधेरेंस कहलाता है, ठीक। द नेक्स्ट में क्या लिख रखा, द नॉन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द पेशेंट एवॉइड, मतलब पेशेंट कह रहा है नहीं दवाई खा, कोनो टेंशन नहीं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एड़ी टाइप में है, तो इससे दिक्कतें हो सकती हैं आपको, ठीक है। दवा को सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करा, जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स दी गई उसको फॉलो नहीं करा, थेरेपी को सही से फॉलो नहीं करा, तो उसको जब पालन नहीं करेगा तो उसके लिए, आपके लिए भी खतरा है और पेशेंट दोनों के लिए खतरा हो सकता है, ठीक। ये हो गया। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो नॉन अधेरेंस में वर्क करते हैं, तो कईयों फैक्टर हैं आपके सामने, ठीक। जैसे कौन सा फैक्टर है तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर इन्फ्लुएंस जो नॉन अधेरेंस का कारण बनते हैं, ठीक, मतलब अधेरेंस को इफेक्ट करने वाले कारक, इसीलिए हम नॉन अधेरेंस सीधे लिख दिए हैं। अब क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। पहले हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर, मतलब जो हॉस्पिटल वही केयर नहीं कर रहा, अरे जायदा मर्दे कोनो टेंशन नहीं, तो इससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे एक्चुअल में होता क्या, जैसे डॉक्टर, अभी कोई भी बंदा हॉस्पिटल से यदि डिलीवर मतलब छुट्टी पे जाए, तो आप जो दवाइयाँ दे रहे हैं बताएंगे उसको, भैया ये दवा इतने टाइम खाना, इससे खाना, ये आपको सावधानियाँ बरतनी है, ये खाना बर्ताव रखना, तो ये सब चीज़ हमें रखना पड़ेगा। तो आप वही नहीं बंदा कर पा रहा, तो उससे भी अनुपालन है। तो क्या लिख रखा, अकॉर्डिंग टू मेकारियुस, एक वैज्ञानिक का नाम है, ऑल पेशेंट आर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, मतलब जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, नॉट एजुकेट प्रॉपरली नॉन अधेरेंस अकर, उससे नॉलेज कुछ नहीं है, पेशेंट को कुछ नॉलेज नहीं कि एक्चुअल में कैसे करना है, तो उसके कारण से भी अधेरेंस का चांस बन सकता है। नेक्स्ट में क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू कॉलमैन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लॉक ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट करवाना चाहिए, और तुम्हारे पास किसके बीच में, हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच में, मेडिकेशन यानी रेगीमेंट के बारे में, तो वो सब पालन करेंगे कि प्रॉपर आपको दवाइयाँ खानी है, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे कारण हो सकता है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, पेशेंट बतिया नहीं मानता, तो एज यानी क्या होगा, एंगर एज, मतलब कोई भी एंगर एज में रहे तो कहते कोई बीमारी हो गई बा, हो सही कर बा, मस्त बाटी फिट बाटी, हमके कौन भइल बा, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक, तो उससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। पेशेंट इज नॉट टेकिंग द डिजीज सीरियसली, मतलब जो पेशेंट है उस बीमारी को सीरियसली ले ही नहीं रहा, अरे यार ये तो छोट मोट बीमारी है, जाए दे के, और याद रखना कर्ज हो गया, दुश्मन हो गया और मर्ज हो गया, तीन चीज़ हमारे बाबा बोलते थे, इसको छोटा कभी नहीं समझना। कर्ज, आपको लगता कि थोड़ा सा कर्ज है, या जो तुम्हारे पास सूद ही पैसा लेते हैं वो थोड़ा इस बात मदद जमा कर दे, अब तू सोचो कैसे कितना बन जाएगा, तो आप पता नहीं कर पाएंगे। और मरीज छोटा है तो कब बड़ा बन जाएगा आप पता नहीं, कि इसको छोटा कभी नहीं समझना चाहिए, तुरंत ट्रीट करना चाहिए। लॉक ऑफ सिम्टम, ऐसा तुम्हारे पास पेशेंट के अंदर जो बीमारी हो सिम्टम्स ही नहीं दिखा रहे, तो जब सिम्टम्स नहीं दिखेगा तो वो बंदा दवाई ही नहीं कराएगा, तो उससे दिक्कत हो सकती है। पेशेंट फॉरगेट टू टेक मेडिसिन, मतलब जो पेशेंट है भूल जाए, अरे दवाई नहीं लेना हो, चलिए मैच खेले जाता, ठीक, तो मैच खेली गई ना, दोपहर का दवाई ये भूल गई ना, शाम कहीं ना चला, अच्छा कोनो दिक्कत नहीं, बाद में खा ले, ऐसा होता है, ठीक है। ही हैज़ मेंटल प्रॉब्लम, उसके या ही या सी, उसके पास मेंटल प्रॉब्लम, दिमागी संतुलन सही से नहीं है, तो उसके कारण से भी आपको क्या हो सकता है, यानी अनुपालन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारा ड्रग्स रिलेटेड फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो खराब क्वालिटी, घटिया क्वालिटी की दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रखा, टू मच एडवर्स इफेक्ट, मतलब दो कुछ दवाइयाँ होती जो एडवर्स इफेक्ट दिखाती, जैसे अभी आप घर में आपके देखे होंगे कि 2-4 दवाइयाँ लोग खा रहे हैं, तो उसमें कहते हैं यार हाई दवाइया भाई खाई लेते, चक्कर आवाला, नींद आवाला, बहुत ज़्यादा स्मेल कराला, ठीक है, हाँ, कर्ज मर्ज और फर्ज, हाँ भाई, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे पास हो सकता है, टू मच एडवर्स इफेक्ट, इसके कारण से हो सकता है। कॉस्ट ऑफ ड्रग्स में पुअर पेशेंट डू नॉट एफोर्ड द ड्रग्स,
जो बहुत जरूरी खतरनाक है। अब बहुत सारी दवाइयाँ जो बहुत महंगी होती है, जैसे 5 दवाइयाँ हैं, तभी कोई 4-5 दवाइयाँ खा रहे हैं आप, उसमें से एक दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत महंगी हैं, तो कहेंगे अच्छा चलो ये सब दवाइयाँ खा रहे हैं, ये दवाइयाँ बाद नहीं खाएंगे, पैसा रहेगा तब ले लेंगे। तो अब बताओ वही मेन दवाइयाँ थी, उसी को आप छोड़ रहे हैं, तो अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण से वो सारा है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा थेरेपी रिलेटेड, ठीक है, फैक्टर, कि अब थेरेपी सही से नहीं कर पा रहे उसके द्वारा। एग्जैक्ट मेडिकेशन नॉट एडमिनिस्ट्रेशन द प्रिस्क्राइबर, मतलब जो प्रिस्क्राइबर लिखा हुआ एग्जैक्ट दवाइयाँ नहीं दे रहा है, मेडिकल स्टोर वाले बदल दिए सबसे ज़्यादा होता भाई, ठीक है, मेडिकल स्टोर पे। इससे हो सकता है एजुकेशन रिलेटेड फैक्टर, एजुकेशन रिलेटेड फैक्टर मतलब क्या होगा, आपके पास नॉलेज ही नहीं, लिखा है लोअर एजुकेशन लेवल, मतलब जो एजुकेट नहीं है, और याद रखना एजुकेट होना बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। देखिए जितना कोई भी देश, तुम सोचो धर्म के नाम पे वो बढ़ जाए तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता भाई, ठीक है, कभी नहीं हो सकता है। जितना एजुकेटेड रहेंगे उतना ज़्यादा क्या होगी, आपकी कंट्री डेवलप होगी, ठीक है। कितने लोगों को बुरा लगेगा, ठीक है, ये रियलिटी है भाई, ठीक है। जितना कोई भी देश तुम देख लो, जितना एजुकेटेड है, जितना टेक्नोलॉजी में डेवलप है, एजुकेटेड रहेगा तभी तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएगा, वो देश उतना उन्नति की तरफ जाएगा, उतनी उसकी हेल्थ मस्त रहेगी, ठीक है। लिखा है लो हेल्थ एजुकेशन लेवल, उसके बारे में मतलब एजुकेशन के बारे में सही, यानी हेल्थ के बारे में ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, तो इससे हो सकता। सोशल इकोनॉमिक रिलेटेड ड्रग्स, दर ज़्यादा, तो उससे दिक्कतें हो सकती है। लिखा कॉस्ट इज लेस फॉर द पुअर पेशेंट, मतलब देखा जाए तो पैसा बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए, जो पुअर पेशेंट हैं उनके लिए बहुत खतरा की दवाइयाँ हो सकती हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं जिससे हम दवा का अनुपालन नहीं कर पाएंगे। अब उसको हम कैसे कम करें, ठीक है, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसे होती हैं जो उसी के अल्टरनेट देते हैं, और सस्ती भी होती हैं और कारगर भी होती हैं, ठीक, थोड़ा सा 150% राइट सही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है ही इन्वेंशन टू प्रूव, यानी इम्प्रूव पेशेंट अदरेंस हैव टू द स्टडी मस्ट टू द हैज बीन द पेशेंट ओरिएंटेड एजुकेशन इन्वेस्ट, यानी क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें क्या होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एडहेरेंस कराने, एडहेरेंस मतलब दवा से चिपके रहना, रूल से चिपके रहना, जो भी कोई चीज़ लिखा गया, एजुकेटेड होना चाहिए, चाहे आपके साथ रियलिटी हम आपको बताते हैं, जितने भी मोस्ट, ठीक है, मतलब वो नाम लिखा दिए और काम करने लगे, मतलब उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, नर्सेज बन जा रही हैं, ठीक है, वही सुई लगा रही हैं, वही सब कुछ लगा रही हैं, ला भैया ठोका है न ठोका ठीक है, रियलिटी। हम एक बार कैसे हॉस्पिटल प्राइवेट में ही गए थे। अब सोचो, ठीक है, ठीक है, दाई थी, दाई मतलब वो जो पोछा ओछा लगाती थी, वो समय नर्सेस नहीं थी, तो तुम सोचो ग्लूकोज लगा दी है भैया, ग्लूकोज लगा के ड्रिप चढ़ा दी है, तेरी हो गया, हम कहीं खतरनाक आदमी हो गए एजुकेशन कुछ नहीं, बट प्रैक्टिस थोड़ा सा थी, तो उससे प्रैक्टिस से दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे मान लें तो उनके पास नॉलेज नहीं रहे कि कौन सा चढ़ाना है, तो डीएनएस की जगह एनएस छोड़ देंगे, आरएस छोड़ देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यानी जो भी फार्मासिस्ट है थोड़ा सा एजुकेटेड तथा वेल डेवलप पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस ना होना अलग बात है, यदि आपके पास नॉलेज है तो प्रैक्टिस के दौरान जल्दी से आप सीख जाएंगे एज कम्पेयर टू नॉन एजुकेटेड पर्सन। इंक्रीज हॉस्पिटल वर्कर, मतलब हॉस्पिटल में आपको वर्कर की बढ़ावा देना है, नर्सें तथा फार्मासिस्ट की ज़रूरत बढ़ा देंगे, ठीक है। चीप तथा बेस्ट मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब, मतलब ऐसा देना चाहिए जो दवा सस्ता रहे और बेस्ट क्वालिटी का भी रहे, ठीक है। पिक्टोग्राम शुड बी यूज, बहुत सारे पिक्चर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास देखो दवाइयों पे लिखा रहता है ना, ठीक है, अभी जैसे कोई पेशेंट है, देखेंगे अब तो होता भाई क्या होता है एक्चुअल में रियलिटी में, अब देखो दवा जो पैक करते हैं ऐसे दवा पे लिखा होता है ना, अब मॉर्निंग में लेना है तो यहाँ पर ऐसे सन छाप देंगे, ठीक है, सन छाप देंगे, ठीक है। अब ये सुबह हो रहा है कि मतलब ये सूर्य उधर निकल आता है, यहाँ पर लिखा रहता है सुबह, मान लेते हैं ये सुबह न समझ में आए तो ये समझ जाएगा, और रात हो रही है तो यहाँ पर बेड पे कोई आदमी छाप देंगे कि आपको साथ में सोते समय लेना। कितना पिक्टोग्राम का प्रयोग कर रहे हैं, उससे से बहुत सारी दवाइयों पर देखेंगे चित्र बना होता है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लिखा क्लियरी पेशेंट डाउट, मतलब पेशेंट की हर एक डाउट को क्लियर करना आपका काम फर्ज बनता है। क्लियर राइटिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब आप कोई भी डॉक्टर अथवा कोई भी फार्मासिस्ट नर्सेस लिख रहे हैं तो साफ साफ लिखें, ठीक है। लिखा शेड्यूल फॉलो एज पर पेशेंट केयर, मतलब जो पेशेंट को केयर करने के लिए शेड्यूल फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये करना चाहिए। नेक्स्ट में क्या लिखा रखा, ठीक है, सिंपल अथवा ईजी लैंग्वेज शुड बी यूज, मतलब ऐसा लैंग्वेज प्रयोग करना चाहिए जो, यानी क्या हो बाबू, सिंपल और ईजी लैंग्वेज हो, नहीं बोल देंगे खतरनाक टाइम में, जैसे तुमसे क्या होगा पार्किंसन डिजीज हो गया,
अब वो पेशेंट समझेगा नहीं करेगा, पार्किंसन डिजीज कहेगा अरे भाई भाई कौन बड़ा का बीमारी हो गई हो, ठीक, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी तुम्हारे पास कह देंगे उसको, ठीक, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाओ, तब को कहा जाने नेफ्रोलॉजिस्ट को क्या हो रहा है, किडनी में प्रॉब्लम है, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, तो कहा जाने नेफ्रोलॉजिस्ट होता, तो बोलेंगे ऐसे डॉक्टर को दिखाइए जो किडनी का एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट मतलब जो विशेष, समझाइए कौन भाई, सैफ अली भोजपुरी में कैसे समझा दिया जाए भाई, तू मर्द खतरनाक बड़ा हो। ठीक है, अरे जितना चल रहा है उतना चलाइए। ठीक है, फीडबैक क्वेश्चन शुड बी आस्क, मतलब जैसे आप सब कुछ कर लिए हैं तो पेशेंट से पूछिए कि भाई आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, कहेगा हाँ भैया आपको समझ में आया। और याद रखना मेडिकल स्टोर खोलेंगे इन सब का बातों का यदि ध्यान रखेंगे ना तो बहुत आपका तगड़ा मेडिकल स्टोर चलेगा। जैसे भी हमारे यहाँ एक दादी आती थी, वो सोचो दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी तब भी उनके पास दवा के बारे में इतना नॉलेज था कि बोल देती थी नॉर्फ्लॉक टीजेड दे दो। अब खतरनाक एकदम से बूढ़ी एजेड की थी तब भी भाई। ठीक है, तो ये सब कंपलसरी है। नेक्स्ट क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्या कह दिया है जी, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, इतना स्लो चल रहा है, 1 घंटा हो गया भाई। डिफाइन सेल्फ मेडिकेशन, मेल सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज हाथ या आल बॉडी को कंपन होता, हाँ, और भूलने की क्षमता हो जाती है भाई। ठीक है, इसमें आप बार बार किसी चीज़ को भूल जाएंगे, सोचेंगे ज़्यादा, काम करेंगे कम, इससे होता है। ठीक, सेल्फ यानी सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पेज नंबर 43। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों बताना पड़ेगा। ठीक है, और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इसको भी बताना पड़ेगा। तो लिख रखा सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है। अब सेल्फ मेडिकेशन साइड में रखिए, अभी हमारी बात सुनिए। कभी कभी सुने होंगे, ठीक, कि हमारा पेट दर्द कर रहा है जो है दवा, अपना ही कह दे रहे हैं कि अच्छा ये दवा लाओ, पेट दर्द कर रहा खा ले रहे हैं, गैस बनेगा तो ये दवा, सर दर्द तो ये दवा, मतलब अपने खुद से ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी दवाइयाँ जो कर रहे हैं उसको सेल्फ मेडिकेशन बोला जाता है। ठीक, तो यही तुम्हें बताना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, ठीक, अब हो कह रहा है, लिखा है या कईयों कारण हो सकते हैं। जैसे आप रिश्तेदारी में गए, कोई बीमारी आपको है, तो बीमारी कोई रिश्तेदारी में कहना हाई क्रीम हम लगोले वाली हो, दाद हमारा ठीक हो गए, तो कहने कौन तेन दिखाई बाता है, दिखा देना, फोटो खींच लेला, वह दवाई तू ले लेला, मतलब अपने से या किसी दूसरे पर्सन से जान ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखा जाए जो अपने से कर रहे हैं या किसी दूसरी के पर्सन से कह रहे हैं, मतलब डॉक्टर के बारे में पूछ नहीं रहे हैं, तो इस ऐसी स्टडी को क्या बोला जाता है, सेल्फ मेडिकेशन बोला जाता है। बट ये थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है, एक्चुअल में सही भी होता है, ख़राब भी होता है। लिखा द यूज ऑफ मेडिसिन प्रोडक्ट इज ए ट्रीट सेल्फ डायग्नोस डिसऑर्डर। ये क्या होता है, सेल्फ डायग्नोस डिसऑर्डर होता है और सिम्टम्स विदाउट द एडवाइस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोसेसन, यानी प्रोफेशन। मतलब क्या कर देते हैं, सिंपल सा अपना डायग्नोस खुद कर रहे हैं, किसके आधार पे, सिम्टम्स के आधार पे, साइन और सिम्टम को देखते हुए अच्छा ये चीज़ हो रहा तो ये दवाई हम चला लेते हैं। ठीक, तो इसके हो सकता है दिक्कतें। ठीक है, अब बिना क्या करें किसी हेल्थ केयर यानी जो प्रोफेशन हैं, ठीक है, जो डॉक्टर हैं अथवा प्रोफेसर हैं, उनसे बिना पूछे ही आप दवाइयाँ कर रहे हैं, तो ऐसी दवाइयाँ जो करना क्या कहलाता है, सेल्फ मेडिकेशन कहलाता है। ठीक, तो ये आप समझोगे सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है। लिखा इंडिविजुअल हु सेल्फ मेडिकेट चूज या यूटिलाइज ड्रग्स टू द एड्रेस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एलिमिनेट या सिम्टम। अब देखिए होता क्या, दवाइयाँ कैसे लोग, ठीक है, तो अब कोई तुम्हारे पास कभी कभी सेल्फ मेडिकेशन और बीमार हो जाते हैं, सही है भाई। ठीक है, कभी कभी देखेंगे तुम्हारे पास अभी ऐड आता मूव का, तो आप जान गए कि अच्छा हमें इस पैर में दर्द होना चाहिए, घुटने में दर्द होना, कहीं गठिया में दर्द होना, तो हमें ये दवा लेना, मूव लेना है, सुमो ले लेना है, जो तुम्हारे पास आर्थो वगैरह आते हैं ना, ये सब चीज़ लेना है। तो ऐड के ही जरिए क्या कर देंगे, ठीक है सर जी रुक के चल रहा है, रुक के नहीं चल रहा, क्लियर चल रहा है। उधर भाई आप बताइए रुक के चल रहा है कि सही चल रहा है, अपनी नेट की क्वालिटी थोड़ा सा इन्हांस करिए, अब चलेगा भाई। उदय भाई आप जरूर बताइए। हमारे पास एक ही असल बंदा है जो शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखता है, और याद रखना मेरे भाई यही बंदा क्या करेगा, ठीक है, एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर करके आएगा। ठीक है, क्लास भी टॉप कर सकता है भाई यदि थोड़ा सा डेडिकेशन रखेगा बंदा तो। ठीक है, इसीलिए देखिए वो बंदा साल भर कुछ न पढ़ा तो उससे हमसे नहीं मतलब है, बट 1-1.5 महीना यदि मेहनत कर देगा ना तो उसकी मेहनत, तो ये तुम्हारे पास ये विज्ञापन के डिसएडवांटेज के। ठीक है, अब देखिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एक्चुअल में सेल्फ मेडिकेशन में फार्मासिस्ट का क्या रोल होना चाहिए, फार्मासिस्ट का बहुत रोल होता है। ठीक है,
विदाउट प्रॉपर नॉलेज अदरवाइज इट द मे बी डेंजरस। मतलब प्रॉपर यानी फार्मासिस्ट का कहना क्या होता है, पीपल को समझाना, मतलब आदमी को समझाना कि ये जो आप कर रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन सही आइडिया नहीं है। ठीक है, आपके पास उस दवा के प्रॉपर नॉलेज रहेगा तभी आप यूज करिए। ठीक, तो उसे दवा के साइड इफेक्ट के बारे में बताना, सही दवा उन्हें सचेत करना, क्योंकि आप एक फार्मासिस्ट, आज ही से आपके पास कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। ठीक है, ये कौन आ गया भाई? ठीक है, आज ही से आपके पास क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। ठीक है, वेट करिए फॉरवर्ड करता। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो सकता है, तो उस पेशेंट को हमें बताना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, भाई ऐसा आप मत करिए। ठीक है, नहीं तो इससे दिक्कतें हो सकती, या कोई अदर दवाइयाँ हो तो उसे प्रॉपर नॉलेज देना उनकी जरूरी, आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, आपके जब फार्मासिस्ट में नाम लिखा दिया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एज ए डॉक्टर फीलिंग होना चाहिए। डॉक्टर नहीं कि ऑपरेशन करने लगे भाई, नहीं, एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि डॉक्टर के साथ उठिए बैठिए। ऐसे लोग हों जो डॉक्टर दवाई के बारे में फुल नॉलेज रखते हैं, तो उनसे आप नॉलेज बात करेंगे तो नॉलेज आपका गेन होगा। ठीक, तो उससे भी आप अपनी सोसाइटी में जाकर सही काम कर सकते हैं। द फार्मासिस्ट शुड बी प्रोवाइड सेफ तथा गुड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। ठीक, मेडिसिन की फार्मासिस्ट शुड बी प्रोवाइड द ड्रग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब जो फार्मासिस्ट रहेगा उस दवा के बारे में प्रॉपर नॉलेज उस पेशेंट को अथवा पर्सन को देगा कि भाई अच्छा ये दवा है, ये कंपनी का करें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ये कंपनी सेफ है, या ये दवा है तो इस दवा के साथ ये दवा खाइए जिससे मेंटेन होगा। तो ये हो इन्फॉर्मेशन उन्हें देंगे। फार्मासिस्ट शुड बी एडवाइज द पेशेंट विजिट टू द डॉक्टर सेल्फ मेडिकेशन इज इनफेक्टिव, मतलब पहले उन्हें हम नॉर्मल देंगे, यदि इफेक्टिव न रहेगा तो उसे ऐसे सूटेबल डॉक्टर के पास उसे हम भेजेंगे। क्या होगा, सूटेबल डॉक्टर के पास विजिट करवाएंगे। मत अब होता क्या है, किसी डॉक्टर से कहेंगे कि इस डॉक्टर के पास जाकर दिखा देना, तो कहेगा तू दलाली करता था कहाँ तुरंत बोल देगा भाई। ठीक है, ये अब कंडीशन आ गई, तुम सोचो। ठीक है, चिकित्सा लेवल इतना गिरा दिए हैं सब लोग। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो सकता है। विजिट टू द डॉक्टर सेल्फ मेडिकेशन इज इफेक्टिव, अब डॉक्टर को विजिट कराएंगे तो जांच वगैरह कराएगा तो अपना काम हो जाएगा अच्छे तरीके से। फिर क्या लिखा, द फार्मासिस्ट शुड बी द कंसीडर ए कंडीशन ऑफ द पेशेंट इफ पेशेंट इज नॉट प्रेजेंट सी और शुड बी आस्क्ड टू, हम सर जी हमको भी बोलते हैं इस तरीके नहीं, अपना काम करते रहिए, बोलने वाले बोलते रहते हैं। ठीक है, ये अबाउट द सिम्टम ऑफ पेशेंट, मतलब फार्मासिस्ट कंसीडर करना कि पेशेंट का अच्छा ये सिम्टम दिख रहा है तो आप ये जांच करवा लीजिए। ठीक है, ये जांच करवा लीजिए तो अपना काम हो जाएगा। या कभी कभी देखते हैं ना, पेशेंट उपस्थित नहीं रहता, साइन एंड सिम्टम देख के लोग बीमारी दवा ले लेते हैं। जैसे आपकी मुँह में बोलते हैं बुखार भले, हमारी उम्र देख के बता के दवा लेते हैं। ठीक, तब लोग जाते हैं कहते हैं हमारी मम्मी को बुखार है, तो बोलते एज कितना है, या हम बात करवा देते हैं, या हम उसका एज यानी उनका एज बता के साइन बता के दवा लेके चले आते हैं। तो ये भी होता है। द फार्मासिस्ट शुड बी आस्क सम यानी की क्वेश्चन रिलेटेड टू द पेशेंट कंडीशन एंड मेडिकल हिस्ट्री, मतलब उसके मेडिकल हिस्ट्री पूरा डिटेल में हम अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक, तो काम होगा। ठीक, अब किस किस यानी कंडीशन में आप दवाइयाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है रिस्पॉन्ड टू सिम्टम माइनर अलाइनमेंट। ठीक है, डिवाइस टू सेल्फ क्या कर सकते हैं, यदि नॉर्मल पेन रहेगा तो, नॉर्मल कफ रहेगा तो, कोल्ड रहेगा तो, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो, डायरिया रहेगा तो, इन सब चीज़ों में क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। डायरिया रहेगा तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हो ले सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या लिखा, वोमिटिंग हो गया, ओरल हो गया, सोर्स यानी हो गया, और स्किन डिसऑर्डर हो गया। ओरल हेल्थ याद रखना, आप कभी भी, ठीक है, कभी भी जितनी भी आप सेल्फ मेडिकेशन दवाइयाँ ले रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में एक्सटर्नल तथा ओरल ही खाना होना चाहिए। नहीं कि अच्छा हाई बताऊँ हाई इंजेक्शन लाख ठोंकवा देंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंजेक्शन से आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक, नहीं तो आपके लिए बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। हो सके तो जितनी भी दवाइयाँ हो सके जो मुंह के द्वारा पेट के अंदर जा रहे हैं वो भी आप अवॉइड थोड़ा सा करिए। ठीक है, और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती जो लगाने वाला होती तो पहले नेट पे सर्च करिए, अब तो नेट का ज़माना है, या अपने अगल बगल फार्मासिस्ट से पूछिए। ठीक है, कि अच्छा भैया ये लगा सकते हैं कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ इसका थोड़ा सा बढ़िया है रिस्पॉन्स, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब देखते हो, ये सब कंडीशन में आप, ठीक, अभी ओ भाई ये क्या हो गया जी, 1 घंटा से ऊपर था। ठीक, अभी ओ भाई ये क्या हो गया जी, 1 घंटा से ऊपर था जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जैसे अभी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे सेल्फ मेडिकेशन आप किसी को कर रहे हैं। ठीक है, तो आप
जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसा लेगा, फीस लेगा, ये सारी चीज़ें लेगा, तो पैसा सबसे पहले बचेगा, टाइम आपकी बचेगी। जैसे भी मान लेते हैं टाइम बचने का मतलब क्या होगा, जैसे आपको ये कराना है तो आप जाएंगे किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ठीक है, या किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना आपका डॉक्टर अस्थि ले बैठा है तो आवा तो हर बीमारी करता, ठीक, तो बैठा हुआ तो भीड़ है तो आप पर्ची पे लाइन कटवाएंगे, ठीक, वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ पैसा भी देंगे, उसके साथ साथ जब जहाँ पर डॉक्टर ओपीडी में देख रहा हो वहाँ पर भी लाइन लगाएंगे, फिर वो पर्चा लिखेगा, फिर जाएंगे फार्मासिस्ट की दुकान पर लाइन लगाएंगे, तो आपका टाइम खराब होगा। तो वो टाइम से सेल्फ मेडिकेशन में टाइम बच जाता है। एसेसिबिलिटी यानी ओटीसी मेडिसिन आराम से एक्सेस आपको हो जाता है, ठीक है। सम डिजीज फास्ट रिलीफ मतलब कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जो बहुत तेज़ी से हमें आराम मिल जाता है, ठीक, ये हो गया। डिसएडवांटेज में तुम्हारे पास क्या लिखा है, इसका नुकसान क्या, याद रखना कोई भी चीज़ का फ़ायदा तो नुकसान होना ही होना है। मिस यानी मिस डायग्नोस हो सकता है, मतलब कुछ बीमारी कुछ और रहे, ट्रीटमेंट कुछ और रहे, इससे हो सकती है दिक्कत। ड्रग्स इंटरेक्शन मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ड्रग कहते हैं ना, यानी दवाई टक्कर हो गई, लड़ गई, आदमी को दिक्कत हो गया, तो डॉक्टर जानते हैं कि अच्छा ये दवाई देना तो इसके बचाव में ये हमें दवाइयाँ देना है, तो वो समझते हैं। ड्रग्स मिसयूज तथा एब्यूज हो सकता है, ड्रग्स का एक्चुअल में जो तुम्हारे पास यूज होना चाहिए तो एब्यूज और मिसयूज होने का चांस बढ़ सकता है, ठीक है। और हाई साइड इफेक्ट होता है, कभी कभी देखेंगे हाई साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि उनका ठीक वाला दवा ठीक हो जाए, अब उनका कंडीशन पता नहीं क्या है, तुम दवा जो खा रहे हो, ठीक, तो उनकी कंडीशन क्या थी तो ये हमको नहीं पता, मिस डायग्नोसिस इससे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ओवरडोज, कभी कभी आपको ओवरडोज हो जाएगा, जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो बताएगा प्रॉपर, अच्छा उम्र इतनी है, वेट इतना है, तो आपको इतना खुराक खाना है, नहीं तो आप हैं आधा गोली खिला दे रहे, कौनो टेंशन है, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, भाई ये तो बहुत स्लो चल रहा है लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तुमसे पूछा हुआ अब देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है जी, लिस्ट आउट गिव द इम्पोर्टेंट वेरियस यानी वेरियस सॉफ्टवेयर यूज द कम्युनिटी फार्मेसी इन प्रैक्टिस, मतलब कम्युनिटी फार्मेसी में जो तुम्हारे पास है, ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं, यानी फैक्टर नहीं सॉफ्टवेयर हैं जो आप इसमें यूज करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर है जो यूज करते हैं जिससे हमारे पास काम है, जैसे अभी दुकान पे जाएंगे ना, देखेंगे ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पूरी दुकान को मेंटेन करते हैं, स्टॉक को मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास है। अभी मॉल वगैरह में जाते होंगे, ठीक है, फार्मेसी को तुम छोड़ो, अभी मॉल वगैरह में जाते हैं तो सब कुछ आपको बिलिंग देंगे, एक टी शर्ट खरीदोगे तब भी बिलिंग देंगे, ठीक है, बिस्कुट खरीदोगे तब भी बिलिंग देंगे, क्यों देते हैं, अब बताओ, उतना बड़ा मॉल है, सब कुछ मेंटेन करना, स्टॉक को सही करना, कौन सब कंप्यूटराइज होता। उसी तरह से हमारी फार्मेसी में भी इतनी सारी दवाइयाँ होती, सबको स्टॉक को मेंटेन करना, कैसे सब कुछ करना कौन करता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसे फार्मेसी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऑपरेशन मतलब ये नहीं चीरने फाड़ने वाला, आपके दुकान को मैनेज करने वाला होना चाहिए। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। फार्मेसी सॉफ्टवेयर ये सिस्टम डेट द स्टोरेज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फार्मेसी प्रोसेस, मतलब फार्मेसी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके फार्मेसी प्रोसेस में जितने भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोरेज करके रखता है, कि कितनी दवा हमारे स्टॉक में है, कितनी नहीं है, कितनी बिकी, कितना उधार है, कितना एक्सपायरी है, सब कुछ मेंटेन करना है सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी होती है। लिखा, दिस सॉफ्टवेयर इज हेल्प टू स्टॉकिंग, ये क्या कर देता है, स्टॉकिंग करने का काम करता है, बिलिंग करने का काम करता है, एक्सपायरी डेट को मेंटेन करता है और ट्रैक करता है। अब देखिए किस चीज़, स्टॉकिंग मतलब आपके मेडिकल स्टोर में कितनी दवाइयाँ स्टॉक है, बिलिंग, कोई बंदा आया कहेगा हमको दवाइयाँ दे, 10 दवाई दे, उसको बिल देना पड़ेगा ना, कि कितना का पड़ा, कितना जीएसटी लगा, कितना छूट दिए, तो उस पर साथ चारे से लिखी रहती है, बिलिंग के द्वारा दी जाती है। एक्सपायरी ड्रग्स मतलब कोई ऐसी दवाइयाँ होती जो एक्सपायर हो जाई हैं, ठीक है, एक्सपायर हो चुकी हैं, ठीक है, एक्सपायर हो चुकी हैं तो उसके कारण से दिक्कतें हो सकती हैं। एक्सपायरी दवा को मेंटेन करना, जैसे उस पर अलर्ट होता, मैसेज अलर्ट होता, तो वो क्या कर देते हैं, मैसेज अलर्ट होता तो उस पर ऑलरेडी जैसे 3 महीने कब सेट करेंगे, तो 3 महीने जैसे मान लेते हैं मई चल रहा है तो जून जुलाई अगस्त में जो दवाइयाँ एक्सपायर होने वाली है मैसेज अलर्ट आ जाएगा आपके मॉनिटर पे, तो उसको उठा के आगे रखेंगे या किसी दुकान पे सप्लाई कर देंगे, ये होता है, ठीक, तो ये सब चीज़ करता है। लिखा, इट ऐड इन द स्टोरेज यानी स्टोरेज ऑफ डाटा, सारा डाटा को स्टोरेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे इंटायर सिस्टम, मतलब तुम्हारे जो मेडिकल स्टोर का पूरा सिस्टम उसमें सब ऑर्गेनाइज करेगा। कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल यूज, अब कितनी दवाइयाँ आपके एरिया में कितना यूज हो रही हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फिकेशन, मतलब इससे क्या होगा, जो भी कस्टमर रहेगा सेटिस्फाई होगा, करेगी, यानी कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ दवाइयाँ दी जाती हैं। ये दवाइयाँ ये काम हो गया।
आराम से। अब बताओ बिल पे जब लिखा रहेगा, जैसे मान लेते बिल पे लिखा रहेगा तो साफ साफ उस पर थोड़ी ना गूंजा रहेगा, ऐसे ऐसे बिल पे तो साफ लिखा रहेगा। अब मान लेते वो दवाइयाँ आप किसी और दुकान पे भी ले सकते हैं, डॉक्टर लिखा रहेगा तो डॉक्टर को कोई अन्य मेडिकल स्टोर समझ ही नहीं पाएगा, कुछ होते हैं ऐसे, ठीक है, तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर टाइप किया हुआ तो इसको आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं या किसी अन्य मेडिकल स्टोर पर भी ले सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। अब मान लेते सॉफ्टवेयर खरीदने जाएंगे या आपके दुकान पे कोई लेकर आएगा तो उसका की फीचर क्या होना चाहिए, तो की फीचर कुछ ना कुछ होना चाहिए। यस सर, जैसे मोबाइल खरीदने जाते हैं कहते हैं कैमरा तगड़ा होना चाहिए, बैटरी तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, स्टोरेज तगड़ा होना चाहिए। उसे जैसे सॉफ्टवेयर लेंगे तो कुछ ना कुछ फीचर होना चाहिए कि नहीं, तो उसमें क्या होता है प्रॉपर बिल कुछ उसमें मेंटेन होना चाहिए कि नहीं 10 बिल बनौला इरर दिखा देला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसे हम वस्तु सूचक बोलते हैं, जैसे सूची बना देते हैं तो कि अच्छा इस कैटेगरी की ये दवा होनी चाहिए, उसको मैनेजमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन तथा काउंटिंग, आपके स्टॉक में कितनी दवाइयाँ और किस कौन कौन सी दवाइयाँ और कितनी दवाइयाँ, जैसे पैरासीटामॉल कितना 100 पत्ता है तो 100 पत्ता मैनेज होना चाहिए काउंटिंग के साथ। मेडिकेशन ऑर्डरिंग, यानी तुम्हारे पास जैसे अभी मान लेते हैं ठीक कोई दवाइयाँ की कमी हो रही है, ठीक है, कमी हो रही तो वो देखें, ठीक है, कमी हो रही तो लिस्टिंग बनाते चला जाता है। जैसे आपके आप सेट कर देंगे कि 2 पत्ता हमारे मेडिकल स्टोर में रहेगा तो हमें अलर्ट कर देना, तो उस सिस्टम में अलर्ट करते जैसे 10 पत्ता हमको आपको अलर्ट दे देगा, मॉनिटर पे अलर्ट दे देगा कि आपके स्टॉक में इतनी इतनी दवाइयाँ खत्म है, तो उसको ऑर्डर कर देंगे दोबारा जाए। कितना सोचो एडवांस टाइप में, एक्चुअल में रियलिटी में होता है। हम दिल्ली कंसावला में जब काम कर रहे थे, ठीक है, एक लाइफ किरण बायोफार्मा था, ठीक है, तो बड़ी मतलब छोटा मोटा स्टोर नहीं, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर था, एसी वगैरह सारी व्यवस्था थी, ठीक, छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर था, सब कुछ कंप्यूटराइज था। मतलब एक आप विक्स की गोली दे रहे हैं तो कंप्यूटराइज करिए, ठीक। अब तुम सोचो उसमें से एक भी टिकिया कहीं मेडिकल स्टोर से गायब होगी तो आपकी सैलरी सट जाती थी, ऐसा सिस्टम था, ठीक है। तो वही चीज़ें बोली रखा है, ठीक है। मेडिकेशन ऑर्डर करना, ठीक है। ड्रग्स स्कैनिंग तुम्हारे पास फीचर, मतलब ऐसा होना चाहिए ड्रग्स को स्कैन कर, जैसे मान लेते हैं अभी हम कोई भी आपको चीज़ बताते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ है ये नहीं है जी, अभी हम मान लेते हैं सिस्टम आपको दिखाते हैं तो आप समझ जाएंगे तुरंत, ठीक है। यहाँ पर हम दिखाते हैं, ए भाई यहाँ पर था तो ठीक है। अब एक पैकेट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके सामने एक पैकेट है, ठीक है, ये पैकेट है, तो पैकेट में देखिए यहाँ बार कोड लगा हुआ है। अब आपको मूल्य कुछ भी पता होता नहीं है, जैसे आप डालेंगे कि मूल्य कितना है, बैच कितना नंबर, ये सब नहीं, यहाँ पर ऐसे लाएँ टू से करेगा, इसका पूरा स्कैन के पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में आपको दिखा देगा, ठीक है। तो वही चीज़ क्या होनी, स्कैनिंग व्यवस्था होनी चाहिए, जो बहुत सारी दुकानों पे होता है। स्कैन करके ही प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। प्रॉपर टाइम टू टाइम अकाउंटिंग फैसिलिटी, मतलब हमें क्या करना, प्रॉपर अकाउंट यानी मंथली या तुम्हारे पास ईयर या हफ्ता या डेली आपकी कितनी इनकम हुई, उसमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना हमारा उधार गया, कितना किसको गया, सब कुछ की व्यवस्था हमारे पास सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, तभी हम खरीदेंगे। प्रॉपर रिकॉर्ड पास्ट होना चाहिए। पास्ट रिकॉर्ड मतलब 10 दिन के बाद कोई आया कि अरे हमारे बिल तो निकलवा हो, कहा एक चीज़ छूट गई यार या सही से जोड़ाई नहीं यार, तो उसको क्या करेंगे, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड कर देंगे, दोबारा निकाल देंगे, पोस्ट रिकॉर्ड दिखा के भाई अल्लाह ये तो यार दवाई है, तो उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड पास्ट करके दिखा देंगे उसको आराम से। मेंशन थेरेपी और यानी मैनेजमेंट, थेरेपी मैनेजमेंट एक्चुअल में इसको कंसीडर नहीं किया जाता। थेरेपी मतलब कैटेगरी की दवा होती है, जैसे अभी दर्द, तो उसमें दर्द की कैटेगरी में जितनी भी दवाइयाँ होती है एक थेरेपी नहीं होती, पेट दर्द की दवाइयाँ एक होती हैं, ऐसे हो जाता है। बट मोस्टली लोग ऐसे नहीं करते क्योंकि अलग अलग होता है। पॉइंट ऑफ सेल मतलब उस एरिया में कौन दवाइयाँ सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। अब तुम सोचो जहाँ पर हम थे वहाँ पर कंप्यूटराइज था तो वो अलर्ट कर देता था कि इस जो दवाइयाँ ज़्यादा बेच रही हैं, तो जान जाता था कि इस एरिया में इस दवा का, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। आवाज़ एक बार आ रही है कि नहीं, एक बार सही से कंसीडर आप कर दीजिए, ठीक है। ये वापस चला जा रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। एक बार यस और नो में जवाब दे दीजिए, सही से आवाज़ आ रही है कि नहीं भाई कोई, ठीक है। एक बार बता दीजिए आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं। जी सर आवाज़ आ रही है बट मेरा नेट स्लो है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा है इसलिए हमने पूछा हुआ है, ठीक। अब इसका तुम्हारे पास क्या लिख रखा है यहाँ से, एडवांटेज आप, ठीक है, सॉफ्टवेयर का एक्चुअल में एडवांटेज क्या होता है, तो कई तुम्हारे पास एडवांटेज है जो आपके सामने दिया गया है, ठीक है। क्या लिखा,
फास्ट सर्विस मैनेजमेंट होना चाहिए, सेव टू टाइम, टाइम का कंज्यूम बचाता है, जिससे अभी मान लीजिए फार्मेसी लिखेगा तो नोट करेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। रिकॉग्नाइज यानी एक्सपायरी डेट, कोई भी एक्सपायरी दवा हो तो उसे रिकॉग्नाइज कर दे। सेव द मेडिकल फ्रॉड, मेडिकल फ्रॉड से उसे आपको बचा सकता है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसका हमारे पास सॉफ्टवेयर का नाम लिखा गया, तो आपके सामने ये देखिए इतने सॉफ्टवेयर के नाम हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास इंटरप्राइजर यक्सार होता है कि लिखा है, तुम्हारे पास कर्नेल रिटेल फार्मेसी होती है, पायनियर यक्सार यानी आर एक्स होता है, आर एक्स लोकल मोबाइल होती है जो मोबाइल में भी चल सकती है, विन फार्मा होता है। ये सब सॉफ्टवेयर का नाम है, इंस्टॉल भी कर सकते हैं या खरीद भी सकते हैं, ठीक है। माइक्रो मर्चेंट सिस्टम होता है, लॉजिक ERP होता है और एविटाल यक्सार होता है। तो ये सब तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर अपने अंदर इंस्टॉल करके आप मैनेज करके काम कर सकते हैं। याद रखना, जिस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी पे आप ज़्यादा करते रहिएगा, उसी पे। तो अब कईयों सिस्टम लोग लगाते, एक नहीं कईयों सिस्टम आ जाते, एक सिस्टम किसी कारण बस फेल हो जाता तो दूसरा सिस्टम मैनेज कर लेता है। CMO, ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा भाई, ठीक। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा डिटेल में कवर कर लिया। अब इधर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। लॉजिक RRP मीन मतलब लॉजिक RRP किससे रिलेटेड है भाई, सॉफ्टवेयर देखें क्या, लॉजिक ERP है, एक तरह का सॉफ्टवेयर का नाम है, प्ले स्टोर पे है, ठीक है, ये प्ले स्टोर पे। हाँ, ये जो कहें लॉजिक ERP एक तरह का भाई, ये उदयराज भाई, ये देखा जाए तो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप जैसे भी व्हाट्सअप है, जैसे अभी गेमिंग का देखेंगे, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है ना कि अलग अलग ऐप इंस्टॉल होता है, तो उस तरह से यहाँ पर भी ऐप इंस्टॉल होता है। लॉजिक यही है, लॉजिक RRP नहीं है, ERP है भाई। अच्छा, RRP है, एक तरह का भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर है। ये हम अभी तक देखे नहीं कोई यूज करता, मोस्टली देखा जाए तो तुम्हारे पास ये विन फार्मा का प्रयोग करते हैं, पायनियर वगैरह का प्रयोग करते हैं, और रिटेल, ठीक है, जो छोटी दुकानें होती है रिटेल फार्मेसी वाला काम करते हैं, ठीक है। अब इधर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ SOP का एक्चुअल में कंपोनेंट क्या होता है। अब इधर थोड़ा तो तेज़ी से चलते हैं भाई, ठीक है, तेज़ी से चलते हैं। पेज नंबर 6, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास SOP लिखो, क्या लिखा, कंपोनेंट ऑफ SOP के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, चलिए लिखने में गलतियाँ हो गई होगी, नहीं तो बुक में ERP ही दिया था, ठीक है। अब देखिए लिखा है यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम क्या बोलते हैं SOP। अब होता क्या है SOP, सिंपल से समझिए क्या होता है। SOP समझ लो एक तरह का लिखित दस्तावेज होता है, कोई दवाइयाँ कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाई जाती हैं उसको ये इन्फॉर्मेशन देता है, कौन, आपका यही SOP देता है, ठीक। जैसे अभी मान लेते अब जाते हैं, ठीक है, मान लेते जाते हैं कहीं पर, तो कैसे जानेंगे कि ये दवाइयाँ इसी स्टेप में बनानी है, तो यही SOP बताता है। लिखा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर द रिटेन प्रोटोकॉल प्रोसीजर इन द फार्मेसी स्टार्टिंग द वे फार्मेसी, मतलब फार्मेसी को कैसे स्टार्ट करना है, यानी दवाइयाँ कैसे बनानी, स्टेप बाय स्टेप जो सिस्टम होता है SOP कहलाता है। SOP प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है, मेरा यानी SOP प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी क्या कर देता है SOP एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है। कैसे लिखा, द करेंट फॉर्म ऑफ SOP डिस्पेंसिंग सप्लाई प्रोसेस इज यानी लिखा एक्सीटिंग, ठीक है, सिंस जनवरी 2005 में किया गया था, ठीक है। इसमें क्लिनिकल गवर्नमेंट के द्वारा आप द डिस्पेंसिंग प्रोसीजर, मतलब कोई भी दवाइयाँ कैसे डिस्पेंस की जाती है उसका एक प्रोसीजर सिस्टम होता है, कौन बताता है, SOP ही बताती है। लार्जर बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीपल फार्मेसी जो सिंगल SOP क्या कर देती हैं, कवर करती हैं, पूरे प्रोसेस को मेंटेन कर लेती हैं, ठीक। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, क्वालिटी को इन्हांस करना, क्वालिटी सर्विस को इन्हांस करना। क्योंकि स्टेप बता दिया जाएगा तो कोई भी बंदा आराम से दवाइयाँ बना सकता है। प्रमोट इन्फॉर्मेटिव एंड प्रोवाइड सर्विस, मतलब ये क्या कर देते हैं, इन्फॉर्मेटिव मतलब जैसे कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो हर एक दवाई हर एक टुकड़े में सेम कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, ये कर देता है। इलिमिनेटेड ईरर को क्या करेगा, जो भी ईरर रहेगा उसको खत्म करने की जिम्मेदारी SOP की होती है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप काम कर रहे हैं। लिखा राइट टू यानी लिखा स्टेटस ऑफ फार्मेसी, फार्मासिस्ट की स्टेटस को क्या कर देगा, बढ़ावा देगा, ठीक। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हाँ करेक्ट फुलफिल। अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सबसे अब आपके पास मेन उद्देश्य होना चाहिए, उसके बाद स्कोप होना चाहिए, किस एरिया में आप काम कर रहे हैं, उसके बाद अलग अलग उसके स्टेज होते हैं उसको होना चाहिए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये होनी चाहिए, अदर भी पूरी तैयार होगी, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, यानी क्वालिटी की इंप्रूवमेंट बढ़िया होती है, तो यानी इंप्रूव द क्वालिटी इंप्रूव होती है,
ठीक है। भाई ठीक है, 1 मिनट ब्रदर। ठीक है। सर जी अंधेरा गया है क्या? अंदर मतलब फोन गया था भाई थोड़ा सा। ठीक, तो ये तुम्हारा सोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या पूछा है, बट हम मान सोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या पूछा है, बट हम मानेंगे नहीं भाई हर एक क्वेश्चन को पूरी तरह से। लिखा डिस्पेंसिंग ईरर क्या होता है। डिस्पेंसिंग ईरर क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिस्पेंसिंग ईरर क्या होता है, सबसे पहले डिस्पेंसिंग ईरर क्या होता है, कारण क्या होता है, बस इतना लिख देना, काम अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिख रहा डिस्पेंसिंग ईरर और इसका तुम्हारे पास कॉज ऑफ डिस्पेंसिंग ईरर, इतना आपको लिख देना, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, मिस स्टैंडिंग इनकरेक्ट तक यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले डिस्पेंसिंग ईरर क्या होता है। यदि देखा जाए हॉस्पिटल अथवा कोई पर्चा व्यक्ति लेकर आता है फार्मासिस्ट के पास, तो उसके पर्चे के पढ़ने में और आपके दवा देने में जो अंतर होता है, जो त्रुटियां होती है, उसी को डिस्पेंसिंग ईरर कहते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्पेंसिंग ईरर कहते हैं। डिस्पेंसिंग ईरर इज डिस्पेंसिंग बिटवीन द प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन जो दे रहा है, मेडिसिन जो दे रहा है फार्मासी डिलीवर कर रहा है पेशेंट तथा ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन वार्ड में दे रहा है, तो उनके बीच में जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्पेंसिंग ईरर कहते हैं। अब कारण क्या हो सकता है, ठीक है, रॉन्ग असेसमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या सही से आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, असेसमेंट सही से कर ही नहीं पा रहे हैं, तो दिक्कत हो सकती है। पुअर हैंड राइटिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब डॉक्टर की खराब राइटिंग है, हैंड राइटिंग, उससे डिस्पेंसिंग ईरर हो सकता है। पुअर नॉलेज रिगार्डिंग द ड्रग्स यूज एंड ट्रीटमेंट, मतलब आपको नॉलेज नहीं है या डॉक्टर को पूरी उस दवा के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उससे हो सकता है। लिखा है इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ द, यानी क्या लिखा है, एब्रिवेशन, मतलब आप सही से उसे एब्रिवेट नहीं कर पा रहे, तब हो सकता है। लाइक लुक लाइक ए साउंड ए लाइक, जिसे हम लासा ड्रग्स बोलते हैं। अब ये ड्रग्स क्या होती है एक्चुअल में लिखा जाए, ठीक है, ये जो ड्रग्स होती है कुछ दवाएं ऐसी तो नाम सुनने में सेम टू सेम लगते हैं और आवाज़ भी सुनने में सेम टू सेम लगते हैं, अक्षर भी सेम टू सेम रहते हैं। सर एक बार हमेशा हमसे भी बोल हो गया था, एक्चुअल में होता भी है। ठीक है, तो ये हो सकता है। सिमिलर पैकेजिंग तथा लेबलिंग डिफरेंट हुई, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिसके पैकेजिंग सेम होती है बट अलग अलग दवाइयों का नाम होता है, उससे कन्फ्यूजन हो सकता है। इनकरेक्ट लेबलिंग ऑफ ड्रग्स, जो दवाइयाँ हैं उस पर इनकरेक्ट लेबलिंग हो गई, इसीलिए देखेंगे जो रैक में रखा जाता दवाइयाँ ना, उस पर न जाइए। ठीक है, जब दवा को निकालिए तो देखिए कि अच्छा हमारे तो कोई पे आदमी रहे या कोई आपके वर्कर है, उसकी दवा उसमें उठा के डाल दिए, तो आप पन्ने से उठा के लाख चेप दिए, तो उससे दिक्कतें हो सकती है। इसलिए दवाइयाँ लेबलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। ठीक, जैसे दवा निकाले कहीं से तो देखने में था, दवा देखने में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उससे भी आपको एरर हो सकता है। तो डिस्पेंसिंग एरर आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, लिख रखा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट लिसनिंग, देखो लिखा लिसनिंग स्किल ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब आपकी सुनने की क्षमता, याद रखना यदि आप फार्मेसी में वर्क कर रहे हैं तो सुनने की क्षमता आपकी बहुत तगड़ी और सटीक होना चाहिए, नहीं तो आप रिला जाएंगे तुरंत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक, क्यों, क्योंकि आप सही से किसी की बतिया नहीं सुनेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो लिखा इंपॉर्टेंट ऑफ लिसनिंग स्किल ऑफ द फार्मेसी, यानी कम्युनिटी फार्मेसी क्या हो सकती है, लिसनिंग स्किल ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी इज ए क्रिटिकली इम्पोर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर द सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से रीजन आपको हम बताते चलते हैं, जैसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़, कोई भी बात यदि डॉक्टर में बोले, चाहे पेशेंट हो या डॉक्टर, उसकी बात प्रॉपर हमें सुननी चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी आपके लिए और हमारे लिए भी नहीं हो। ठीक, इम्प्रूव मेडिकल अधेरेंस, इम्प्रूव क्या करना, मेडिकल अधेरेंस मतलब ऐसे पेशेंट को समझाना कि दवा का आराम से पालन कर सके। ठीक, ये इस करने के लिए हमें सुनना पड़ेगा, पेशेंट की बात सुनना पड़ेगा, डॉक्टर की बात, सबकी बात सुनना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इशू, मतलब जो भी तुम्हारे पास पोटेंशियल इशू है उसको आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी आप ही के लिए और हमारे लिए, सबके लिए हो सकती है दिक्कत। ठीक है, पूरा भाई, ठीक है, सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए जो भी तुम्हारे पास। अब देखिए यदि अच्छे से सुनेंगे तो यानी हेल्थ को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ईरर प्रिवेंशन, मतलब ईरर को आप कम कर पाएंगे। क्लियर फीडबैक आराम से देख पाएंगे यदि आप सुने वगैरह रहेंगे, तो यदि सुने रहेंगे किसी भी काम को तो इतना चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर नहीं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बेनिफिट बताना पड़ेगा, कॉपी पेज नंबर 30।
ठीक है, 30 पेज नंबर पे इसको हम चलते हैं। बेस पेशेंट काउंसलिंग के बारे में पूरा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। फिर इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है इसके बारे में बताना पड़ेगा, मतलब उद्देश्य, ठीक है, बेनिफिट वगैरह पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो आपके सामने ये रहा पेशेंट काउंसलिंग और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, अब पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, सिंपल सा क्या होता है, पेशेंट टू द पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब चाहे वो पेशेंट हो चाहे पेशेंट के साथ में कोई आया हो। ठीक है, ऑन द डायरेक्ट ऑफ यूज, मतलब उसके बाद डायरेक्शन ऑफ यूज, उस दवा को कैसे यूज करना, इस दवा का साइड इफेक्ट क्या होता है, इस दवा का यानी सावधानी क्या बरतनी है, प्रिकॉशन बताना पड़ेगा। और स्टोरेज इन राइटन फॉर्म सब कुछ क्या कर देंगे। ठीक है सर, क्लास 2 आवर की क्लास हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर से आवाज़ आ रही है, अब तेज़ी से चलते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ रिटेन के फॉर्म में यदि देंगे तो उसको लिख लेंगे या हम कहीं पर नोट कर लेंगे तो उसे पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं। पेशेंट काउंसलिंग इज ए प्रोसेस फार्मासिस्ट गिव द इंफॉर्मेशन एडवाइस एंड एडवाइस द पेशेंट देयर केयर। ठीक है, टेक रिगार्डिंग द प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन, मतलब पेशेंट केयर में क्या होता है, एक्चुअल में फार्मासिस्ट उसके इन्फॉर्मेशन देता है, एडवाइस देता है कि पेशेंट को आपको मैनेज करना कैसे है दवाइयों को। ठीक है, कितना घंटा हो गया एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ठीक है, कितना टाइम तक हो चुका है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, यहाँ से एग्जैक्ट टाइम बताना कि कितना, 1 घंटा कितने मिनट लेक्चर हो चुका है। ठीक है, लिखा उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य ही हमें लिखना पड़ेगा। उद्देश्य मतलब फायदा। ठीक है, मेन पेशेंट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ मेडिकेशन फॉर हेल्थ के लिए क्या कर सकता है, पेशेंट काउंसलिंग करनी पड़ती है। पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन को ठीक है इम्प्रूव करने के लिए ये हमें करना पड़ेगा। टू एवॉइड एडवर्स मेडिकेशन यानी मेडिकेशन रिएक्शन एंड ड्रग्स इंटरेक्शन हमें करना पड़ेगा। इंश्योर दैट ए पेशेंट बीकम टू नॉलेजेबल यानी इफिशियंटी। अब देखिए, फार्मासिस्ट को पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और पेशेंट को उस हॉस्पिटल तथा डॉक्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट इन, ठीक है, इन डिजीज ट्रीट एंड सेल्फ केयर मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। अब बेनिफिट क्या होता है आपके सामने दिखा गया है कि एक्चुअल में फ़ायदा क्या होता है, यानी बेनिफिट टू फार्मासिस्ट को क्या फ़ायदा मिलता है, पेशेंट को क्या फ़ायदा मिलता है। क्यों, क्योंकि हमसे एक क्वेश्चन में देखिए साफ साफ लिखा है तुम्हारे पास, चला गया कहाँ जी, पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो यानी फार्मासिस्ट के लिए क्या फ़ायदा होता है और पेशेंट के लिए फ़ायदा क्या होता है। तब फार्मासिस्ट आराम से सेटिस्फाई हो जाता है और अपना बेटर से बेटर देने का काम करता है। फार्मासिस्ट जो तुम्हारे पास होता है पेशेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है, वैल्यू एडेड सर्विस, मतलब अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि जानेगा तो पेशेंट के बारे में। पेशेंट की टेक्नीशियन, ठीक है, पेटेंट यानी क्या लिखा, पेटेंट यानी पेशेंट केयर दैट टेक्नीशियन कैन नॉट रिप्लेस द डिसेबिलिटी, मतलब कोई टेक्नीशियन आए तो उठा के दूसरे बेड पे ना कर दे। 1 घंटा 45 मिनट लगभग। ठीक है, इतना देर हो गया भाई। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द यानी लिखा प्रोफेशन हिस्ट्री इज द, इसका फायदा क्या होता है, पेशेंट को जल्दी से इफेक्टिव होगा तो है। यानी डिक्रीज, यानी तुम्हारे पास लिखा है डिक्रीज मेडिकेशन मिस्टेक, जो तुम्हारे पास है मेडिकेशन मिस्टेक होना चाहिए, दवाइयों मिस्टेक होना चाहिए, वो कम से कम होगा। ठीक है, डिक्रीज द इनहांस ऑफ द इंटरेक्शन ड्रग्स टू ड्रग्स एंड फूड टू फूड, मतलब जो दवाइयाँ होती दवा से दवा कोई टक्कर मार जाए तो उसको हमें अच्छा ये खाने के साथ थोड़ा एडवर्स इफेक्ट पैदा करती हैं तो उस सब से बच पाएंगे हम आराम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है जी, ठीक है, पेशेंट लिखा है तुम्हारे पास एडवांटेज पेशेंट लीफ यानी इन्फॉर्मेशन लीफलेट, इसके बारे में बताना पड़ेगा। पेशेंट देखो दोबारा बताते हैं, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट के बारे में बताना पड़ेगा, पेज नंबर 37। ठीक है, तो ये 36 37 इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, दोबारा बताते हैं। पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीव जिसे हम शॉर्ट में पील बोलते हैं, PIL पील बोला जाता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, जो सामने दिया गया है। तो क्या लिख दिया, ध्यान से सुनिए। पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीव लीजिए रिटेन फॉर डॉक्यूमेंट होता है, डिजाइन एंड पार्टीज यानी पार्टिकुलरली फॉर द यानी पोटेंशियल क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट देर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। कहने का मतलब क्या हो, जैसे कोई दवा आप लेकर आए तो दवा के बारे में, दवा के अंदर एक पर्ची होती है, दवा की इन्फॉर्मेशन कि दवा कौन कंपनी बनाई है, क्या नाम है, क्या मिलाया गया, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, सब कुछ उस पर्चे पे होता है। ठीक है, जो पर्चे पर होता है, जो पर्चे पे होता है वो इसी को क्या बोला जाता है, पील बोला जाता है। अब वो बंदा लेगा और आराम से अपना काम करेगा। रिलेवेंट सब्जेक्ट
इन्वॉल्व, नेचर, इम्पोर्टेंस यानी इम्प्लीकेशन और डेंजर यानी उसका खतरा क्या है, किससे बनाया गया, सब कुछ उस पर इंफॉर्मेशन लिखी रहती है उस पर्चे पे। पिल आर प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चर यानी किसके द्वारा बनाई गई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे रखना है, सब कुछ हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में इसमें होता है। मेन एम इसका क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पेशेंट टू द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, मतलब क्या कर देते हैं, ठीक है, जैसे कोई दवाइयाँ होती हैं तो जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब न किया हो तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे तो पेशेंट पढ़ेगा तो अपना क्या कंटेन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन नंबर होता, बैच नंबर होता, ड्यूरेशन कब क्या कब सब चीज़ करना, सब कुछ मेंटेन करता है। इसके अंतर्गत तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, बेनिफिट पूछा था भाई, यूज या बेनिफिट बातें कही है, एडवांटेज पूछा था। कंटेंट इसमें यानी लिखा मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन, तुम दवा को कैसे पहचान सकते हो कि नहीं दूसरी कंपनी दवा लाई नहीं लिखा रहा नकलों से सावधान, हमारी ये लोगो है इससे आप पहचान सकते हैं। थेरापेटिक इंडिकेशन आप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टेकिंग द, ठीक है, टेकिंग इन मेडिसिन आराम से कर सकते हैं। डोजेज, टाइम टेकन तथा रूट आराम से कर सकते हैं कि कब इसे लेना है, किस रूट के थ्रू लेना है, ये सब। डिस्क्राइब द साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है ये बता सकते हैं। एडिशन इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर और तुम्हारे पास मैन्युफैक्चर नंबर सब कुछ इंक्लूड होता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पिल, ठीक है, विथ इन्फॉर्मेशन अबाउट द NSAID ड्रग्स, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के कैटेगरी। मेंटेन मेडिकेट यानी मेडिकल हिस्ट्री, ये फायदा यानी ठीक है फायदा है कि ठीक आराम से ये क्या कर सकते हैं, मेंटेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब उस पर्चे पे उस दवा के बारे में पूरा नॉलेज रख लेंगे। अब किस डिजीज़ के लिए यूज होता है ये सब आप अच्छे से नॉलेज रख पाएंगे। पेस यानी लिखा पास हिस्ट्री ऑफ डिजीज की पास हिस्ट्री भी मेंटेन कर पाएंगे। और तुम्हारे पास डिजीज लाइन पोर्शन, सॉरी मेडिकल लाइन पोर्शन, जैसे ड्रग्स किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है ये भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिखा है जी, बेनिफिट ऑफ द पेशेंटली, फिर क्या तुम्हारे पास दिया गया है जी, मेडिकल अधरेंस, वही सेम टू सेम मेडिकल अधरेंस जो दिया था ना वही सेम टू सेम आपको लिखना है। ठीक है, मेडिकल अधरेंस आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से आप लिख देंगे। ठीक है, मेडिकल है, ठीक है, कौन सा था जी, मेडिकल अधरेंस यहीं पर अभी पढ़े थे, मेडिकल अधरेंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप छाप देना है आराम से। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है, इसका फ़ायदा क्या होता है, आवाज़ वगैरह जा रही है कि नहीं इसके बाद कंफर्म कर देना भाई। ठीक है, क्या लिख रखा है, हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है, इसका फ़ायदा क्या होता है, हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है, ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। इन कम्युनिटी हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है, जैसे कोई बात बंदा बीमार पड़ रहा है तो बीमारी से पहले हम जांच करवा के उस बीमारी के कंडीशन को पता करना क्या कहलाता है, हेल्थ स्क्रीनिंग कहलाता है। इससे पता चल जाता है, ठीक है, कि कौन सी बीमारी हमें हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इंट्रोडक्शन क्या लिख रखा है, स्क्रीनिंग ये जो डिस्क्राइब्ड है, ठीक है, वाइस सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। लिखा स्क्रीनिंग इज डिस्क्राइब एज द यूज ऑफ रैपिड टेस्ट, ये टेस्ट होता है और एग्जाम सकते हैं और इसे ट्रीट कर सकते हैं और स्टॉप द डिजीज प्रोग्रेसिव, मतलब रोक सकते। ठीक, हेल्थ स्क्रीनिंग से ही चलता है। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस आर डिफाइन द सर्विस प्रोवाइड जनरल पब्लिक एंड पेशेंट, मतलब एक प्रोफेशन के द्वारा चलाया जाता है, उसमें बहुत सारी टेस्ट वगैरह। कहीं एरर आ सकता है, ठीक है, कहीं एरर आ सकता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है इसमें समझिए, ब्लड प्रेशर ये फोर्स एग्जर्ट, पहले समझते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो बताएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट और कहीं एरर आता है नापने में। तो लिखा है ब्लड प्रेशर इज ए फोर्स एग्जर्ट बाय द सर्कुलेटरी ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर, मतलब हमारी आर्टरीज के ऊपर, ऐसे देखो आर्टरीज है तो आर्टरीज के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 और 80 mmHg होता है। mmHg ये नापने की यूनिट होती है। अब 120 जो तुम्हारे पास होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 तुम्हारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक, अब किससे नापा जाता है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, इस फाइग्नोमानोमीटर जो सबसे सुटेबल तथा सरल तरीके से इसे नापा जाता है। ठीक, अब इंस्ट्रूमेंट एरर कैसे हो सकता है, ठीक, अब इसमें जो नाप रहे हैं उसमें कैसे त्रुटियाँ आ सकती है। यूजिंग कफ रॉन्ग मेथड, मतलब जो तुम्हारे पास कफ मतलब समझते हो जो कपड़ा यहाँ नहीं होता ऐसे लगाया जाता है, उसके कस दिया जाता है, ऐसे देखिए बेल्ट से कस दिया जाता है, वो सही से आप नहीं लगा रहे। एक्चुअल में लगाने का जो मेथड होता है अंगूठे वाले रीजन पे यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर देखेंगे ये वाली जो नस होती है यहाँ पर देखा जाता है, इस वाले को इसी से मेजर किया जाता है, वो सही से आप नहीं लगा रहे तो उससे हो सकता है। ट्रैप लिखा
लिखा ट्रैक द कफ इन हैंड इंटरेक्ट प्लेस, मतलब आप ट्रैक मतलब बांध रहे हैं, ठीक है, जो कफ हो गया सही जगह से आप नहीं बांधे, हाथ पे सही जगह बांधेंगे तभी तो सही देगा, नहीं बांध रहे एयर लीकेज हो जाएगा, जो मतलब ऐसे पंप जो कर रहे हैं वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, एयर कहीं पाइप ही लीकेज है उससे जो वाल, वही वाल तुम्हारा स्पाइरोमीटर, जो तुम्हारे पास वाल होती है जैसे ओपन तथा बंद हो नहीं रही है, तो उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, एक्जिमा के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, एक्जिमा होता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। एक्जिमा गुरुदेव क्या होता है, लिखा एक्जिमा एक तरह का बीमारी है जो हमारे हाथों पैरों तथा सिंपल समझो स्किन पे ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऐसे देखेंगे पैचेस या दाना दाना हो जाएगा, ऐसे दाना दाना, वो समझ लो एक्जिमा हो चुका है। तो एक्जिमा इज द ए टॉपिकल डर्मे यानी लिखा डर्मेटाइटिस डिजीज होती है, इट इज ए क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर, ठीक है, स्किन कंडीशन इन्फ्लामेशन तथा ईचिंग तथा इरिटेशन होगा, उस एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी, थोड़ा सा फूल जाएगा, खजुलाहट टाइप में इरिटेशन होगा, ठीक है, एक्जिमा के अंतर्गत आता है। कॉज देखा जाए तो ऑन स्किन मतलब किसके कारण से होता है, हमारी स्किन पे बैक्टीरिया ग्रोथ होने के नाते आपको हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ठीक है, किसी पर्सन को डायबिटीज है उससे हो सकता है, सनबर्न मतलब उसे धूप से एलर्जी उससे भी हो सकता है, इम्यून ओवर रिएक्ट कर दे, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है बचाती है, डिफेंस का काम करती है वो, हाँ ठीक है, सर क्लियर नहीं आ रही है, सर जी क्लियर आ रही नहीं आ रही क्या आवाज़ की ये, ठीक है, इम्यून ओवर तुम्हारे पर रिएक्शन करेगा तब भी हो जाएगा, यानी कहीं इस एरिया में जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा, पॉल्यूशन ज़्यादा है, वातावरण में शुद्धियाँ अशुद्धियाँ ज़्यादा उससे हो सकती हैं, सिम्टम क्या होगी, उनकी स्किन यानी ड्राई तथा स्केल स्किन हो जाएगी, ठीक, रेड पैचेज हो जाएंगे यानी स्किन पे और लेदरी स्किन हो जाएगी, जिससे दिक्कतें हो सकती हैं। सेल्फ केयर टिप्स क्या करना है, ऐसे मॉइस्चर क्रीम का प्रयोग करना जो हमारी हमेशा स्किन मॉइस्चर बनी रहे, ठीक है, लिखा बाथ केयर यानी विविध केयर मतलब आपको प्रॉपर नहाना धोना के केयर करना, मैनेज स्ट्रेस को आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, उसके साथ साथ ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हारे पास टेक प्रॉपर वाटर मतलब पानी पीना बड़ी कंपलसरी है, इससे करना पड़ेगा, लिखा फॉलो हेल्दी डाइट, आपको हेल्दी डाइट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योगा कर सकते हैं मेंटेन, जिससे आपको स्किन ग्लो करती है, ठीक। नेक्स्ट में हमारे पास क्या लिख रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या दिया है जी, ठीक है, क्वेश्चन इधर आ जा भाई, लिख रखा तुम्हारे पास क्या होता है, एडिक्ट क्या होता है, एडिक्ट पूछा है, ठीक है, ऑडिक्ट पूछा, लिखा ऑडिक्ट क्या होता है इन फार्मेसी में, ऑडिक्ट क्या होता है, जैसे आप कई कंपनी खोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, तो पैसे का लेन देन सब कुछ एग्जामिनेशन करने का, रेगुलेशन करने के एक आदमी होता है, पॉलिसी कैसे काम करना ये सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। तो क्या लिखा रखा है, ऑडिट इज ए प्रोसेस थ्रू विच एनी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं कि अब जीएसटी कहीं छिपा तो नहीं रहे हैं, ये सब चीज़ मेंटेन करना इन्हीं का काम होता है, प्रैक्टिस एक्टिविटी एग्जामिनेशन इंश्योर करता है, और ठीक है कंडक्ट लेक्चर लेते हुए, ठीक है, कितना मिनट हो गया, 2 घंटा से ऊपर ना चला जाए भाई। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन इंटरनल एरर इन शॉर्ट कमिंग, मतलब जितना अंदर ही कहीं अंदरूनी छिपा तो नहीं रहे हैं यहाँ पर जीएसटी वगैरह, तो उसको बताने की जिम्मेदारी होती है, लिखा टू एक्सेस, ठीक है, एक्सेस लिखा इफेक्टिवनेस नीड टू ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नीड, ठीक है, वेइंग मीट अकॉर्डिंग टू इट्स रेगुलेशन, ये मेंटेन करने की जिम्मेदारी इनकी होती है, टू अलाउ एडिक्ट द रिक्वायर तथा रेगुलेट द फ्रेमवर्क जिम्मेदारी लेता है, ठीक है, पोटेंशियल सप्लायर मतलब कहाँ से आप दवाइयाँ ला रहे हैं, आपकी क्षमता कितनी की नहीं क्षमता है 2 का और ले रहे हैं बेच रहे हैं 200 का, ठीक है, तो आप कहाँ ले जा रहे हैं जीएसटी वेएसटी, तो उस सबको मेंटेन करने की जिम्मेदारी ऑडिट की होती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा भैया, नेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डॉक्यूमेंट आर नीडेड वाइल द सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑफ द रिटेल सेल लाइसेंस, मतलब रिटेल सेल लाइसेंस यदि ले रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट नीड फॉर द रिटेल सेल लाइसेंस, इसके लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, सबसे पहला तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, लाइसेंस सेल, ठीक है, लिखा रिटेल साहब क्या होता है, जैसे एक थोक में बेचते हैं, फुटकर जो बेचते हैं उसे रिटेल बोला जाता है, तो रिटेल लाइसेंस, ठीक है, रिटेल सेल इज द फार्मेसी रिफर टू द डायरेक्ट सेल ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर तथा पेशेंट फ्रॉम द रजिस्टर रिलेटेड यानी फार्मेसी आउटलेट, कहने का मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवा बैठे हुए हैं, आप होलसेल से दवाइयाँ ला रहे हैं किसी पेशेंट अथवा कस्टमर को डायरेक्ट बेच रहे हैं तो उसे रिटेल सेल बोला जाता है। तो इसके लिए तुम्हारे पास लाइसेंसिंग इशू लोकल ड्रग्स, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लोकल एरिया में जो आपको डीआई रहेंगे उनसे यानी कंसल्ट करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, यानी किसके तहत, ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट के तहत हमें लाइसेंस चाहिए कि हमें दवा बेचना है, तो वो लाइसेंस देंगे, किस शेड्यूल की दवा आप बेचेंगे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यही पूछा है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड या फोटो वगैरह होना चाहिए।
में खोल रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, उसका कागज़ चाहिए बस। लोकेशन एरिया, ठीक है, लोकेशन अप्रूवल होना चाहिए कि मतलब लोकेशन पता होना चाहिए, एरिया की आपके बगल पर कौन रोड जा रहा है, तो आपके बगल बगल में कौन दुकान है, जो फेमस चीज़ उसको बताएंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, ये सब यदि रहेगा तो आप आराम से रिटेलर से आपका लाइसेंस पा सकते हैं। ये हो जाएगा आपके बारे में। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने इधर आते हैं, पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं। पार्ट सी यदि आपको आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको भी हम थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको मेंटेन करना अपना काम बनता है। ठीक है, क्या दे रखा, अब ध्यान से कोई क्वेश्चन पूछिए। अब एक्टिव हो जाइए कमेंट बॉक्स लिखने के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्टर टू रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट, यदि एक रजिस्टर फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, डिप्लोमा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना घंटा तक लेक्चर चल गया, एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कोई दिखा दे और आवाज़ बता देना चल रही है कि नहीं। लिखा इंस्टीट्यूट रनिंग डी फार्मा कोर्स मस्ट बी हैव द मॉडल फार्मेसी, मतलब जितनी इंस्टीट्यूट चल रही डी फार्मा की वो मॉडल फार्मेसी के तहत हो रही है। ठीक है, सही है भाई। ठीक है, ये तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास क्या बोल देते हैं कि हाँ एक बार आवाज़ बता देना चल रही है कि नहीं। ठीक है, तो यानी डी फार्मेसा तुम्हारे पास मॉडल फार्मेसी, हमारे पास ट्रू आंसर हो। तीसरा तुम्हारे पास आंसर क्या दिया, इसके बारे में आते हैं। तीसरा क्या दे रखा है, यानी लैटिन शब्द यस ओ यस का फुल यानी लैटिन वर्ड बताना, लैटिन वर्ड बताना पड़ेगा। ये नहीं इतनी, देखिए इसका एक बहुत सारे लोग लिख देते हैं एज पर नीडेड, मतलब जब जरूरत होती तब भी सही बात हमसे क्वेश्चन में देखिए साफ साफ है लैटिन, तो इसका यस का मतलब होता है सी और ओ का मतलब होता है ओपस, और ये एक यस का मतलब होता है लिखा सी ओपस सीट होता है, जिसका मतलब क्या होता है एज नीडेड, जब जरूरत पड़े तभी खाना है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जी, लिखा सेक वेल बिफोर यूज, यानी एग्जाम्पल ऑफ एक्सिलरी लेवल, मतलब कोई भी दवाइयाँ लाते हैं तो अच्छे से हिला के पिया जाता है, सही है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स, यानी ये ट्रू है, तो इस पर क्या कर देना, आप पे ट्रू टिक मार देना है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, पाँचवा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है जी, लिखा इट इज ए, हिल रहा है वो इधर उधर कर रहे हैं तो हिल, आवाज़ अब बताइए सही आ रहा है कि नहीं, आवाज़ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, लिख रखा है इट इज़ द प्रीफेबल टू एवॉइड एबरवेशन वाइल द टेकिंग टू पेशेंट, ये लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब पेशेंट से आप सही से बात करेंगे, ठीक है, तो एबरवेशन मतलब जो अगल बगल से खराबियाँ हो रहे हैं उसको बचाएंगे, यानी ट्रू है कि फॉल्स, ये तुम्हारे पास ट्रू है, यानी बचाएंगे तभी उसकी हम केयर कर पाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जी, ठीक है, छठा नंबर क्या पूछा, पेशेंट काउंसलिंग रिक्वायर द स्किल ऑफ, कौन सा कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कौन सा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये आपका गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे गुड कम्युनिकेशन फिलअप कर देंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है जी, करिए आइबुप्रोफेन कब लेना चाहिए आपको, बिफोर फूड, यानी खाने के पहले या खाने के बाद, या विटामिन द मील, या एनी टाइम। याद रखना जितने भी थोड़ा सा तगड़ी दवाइयाँ होती है वो खाना खाने के बाद ली जाती हैं, तो आफ्टर फूड, तो ये तुम्हारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है, HIV एक तो वायरल इन्फेक्शन, ये भी सही है। एड्स इज एडवांस स्टेज ऑफ HIV, ये तुम्हारे पास सही है, यानी एड्स इज इनक्योरेबल, मतलब इसी की कोई दवा नहीं बनी, तो मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, मतलब ऑल ऑफ दी। 8वें नंबर का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, डैश 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 कॉजेज यूरिन कलर ऑरेंज, मतलब कब हमारा पेशाब कलर ऑरेंज हो जाता है, तो कईयों कारण से हो सकता है, कोई दवाइयाँ ले रहे हैं वो, या पानी नहीं पी रहे हैं तो। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मेडिसिन के कारण से। ठीक है, मेडिसिन के कारण से, या तुम्हारे पास पानी की कमी से। ठीक है, पानी की कमी से। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, पानी की कमी के कारण से हो सकता है, जो आप एग्जाम में ज़्यादा होता है। ठीक है, 10 नंबर तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, पिल काउंट की यानी मेथड टू मेजर किसके अंतर्गत रखा जाता है, मेडिकल, यानी मेडिकल अधरेंस, इसकी के अकॉर्डिंग पालन नहीं करेंगे तो पिल बड़ी नुकसान करेगा, तो मेडिकल अधरेंस, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। डैश 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 द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लड प्रेशर को ले सबसे मोस्ट यानी अप्रोप्रिएटेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग बताना, तो इस फाइगनो, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इस फाइगनोमीटर का उपयोग करते हैं, जो सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले में से एक है। 12 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, 12 नंबर मेजरमेंट ऑफ द बी यानी MBI इंसेसिव टेक्निक, ये तुम्हारे पास इंसेसिव टेक्निक है कि नहीं, ये इंसेसिव टेक्निक नहीं, ये नॉन इंसेसिव टेक्निक है, नॉन इंसेसिव टेक्निक है BMI, तो ये ट्रू है कि फॉल्स, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा भैया, 13 नंबर क्या पूछा है, ठीक है, टू टाइप कफ, कफ कितने तरह के होते हैं आपको बता देना चाहते हैं। कफ देखा जाए तो 2 तरह का होता है, एक तुम्हारे पास क्या होता है प्रोडक्टिव होता है, एक नॉन प्रोडक्टिव होता है, ठीक है, ये तुम्हारे पास नॉन प्रोडक्टिव होता है, 2 तरह के तुम्हारे पास ब्लड होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, इसको आपके सामने आते हैं। 14 नंबर क्या पूछा, ओटीसी का फुल नेम क्या होता है, ओवर द, ठीक है, ओवर द काउंटर, ठीक है, ओवर द काउंटर, इसमें वो दवाइयाँ तो जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ली जाती हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जी, फाइनेंस बिजनेस ओन इज कार्ड, मतलब जो फाइनेंस बिजनेस इज ओन कार्ड उसे क्या बोला जाता है, असेस्ट बोला जाता है, क्या बोलते हैं, असेस्ट बोला जाता है, ठीक, ये होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है जी, कहाँ चला गया, विच आर द फॉलोइंग शुड बी द यानी पेशेंट काउंसलिंग एरिया, कौन सा पेशेंट काउंसलिंग होनी चाहिए, पिक फ्लो मीटर होना चाहिए, तो होना ही चाहिए, वेटिंग स्केल होना चाहिए, तभी तो नाप पाएंगे वजन कितना है, स्पाइगनो मानोमीटर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो यानी सब होना चाहिए। 17 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है जी, 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, प्रिस्क्रिप्शन इज नीडेड, प्रिस्क्रिप्शन इज नीडेड फॉर द डिस्पेंसिंग नारकोटिक ड्रग्स, याद रखना कभी नारकोटिक दवा लेते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन जरूर चाहिए, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ट्रू, क्योंकि नारकोटिक और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कभी भी ले तो प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। 18 नंबर क्या दिया हुआ, व्हाट इज द फीफो, फीफो का आपको फुल नेम बताना है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, फर्स्ट ए, ठीक है, फर्स्ट इन, एन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट आउट होता है, जो पहले आया ज़िंदगी में वो पहले मरेगा, ठीक, उस तरह से दवाइयाँ ऐसी होती जो पहले आप स्टॉक में लाए उसे पहले बेचेंगे। 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, कैश मेमो यानी कैश बुक को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन ले, कैश बुक क्या होता है, जिसमें फाइनेंस की सारी सुविधाएं आप लिखते हैं, नोट करते हैं। 20 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है जी, ठीक है, साइन कैश मेमो, कैश मेमो पे किसकी साइन होती है, रजिस्टर फार्मासिस्ट की होती है, तो कहीं दिया ओनर रजिस्टर फार्मासिस्ट या एम्प्लॉय फार्मेसी का है या एनी कोई कर सकता है, रजिस्टर फार्मासिस्ट करेगा, तो बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो एटलीस्ट हमने बहुत टाइम लिया, बट हर एक कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को पूरी टोटल, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का फुल पेपर सोल्यूशन, इसके पहले हम बहुत सारा चीज़ का हमने लेक्चर ले लिया है, एटलीस्ट 2 घंटा तो हो ही गया होगा, ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं, बट हर एक कॉन्सेप्ट को हमने एकदम ईजी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आपसे अनुरोध है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, यदि आपको इसको नोट चाहिए तो इसी के लिंक में हमारा नंबर है व्हाट्सअप, कुछ धनराशियाँ दे के इस पेपर सोल्यूशन को आप रिसीव कर सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ठीक, तो चलिए आज के लिए